कल हम लोग ये सीरीज के बारे में स्टार्ट किए थे कि सीरीज में टॉपिक सीरीज वैसे भी हमें मालूम वन डायमेंशनल लेवल डरे होता है और इसमें इंडेक्सेस भी अपने हाथ से ही होते हैं। सो हियर हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। सीरीज में कल हमने देखा कि जब सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ s1 डॉट प्लॉट, तो ये प्लॉटिंग कर रहा था और एक लाइन प्लॉट हमारे पास में सिंपली लाइन प्लॉट आ गया जिसमें कोई बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास में कुछ नहीं थे। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया तो भी उसने जो भी डाटा था मेरा सीरीज का वो उसने वहाँ पे प्लॉट कर दिया। रिजल्ट मेरे पास में आ गया और डिपेंड्स ऑन डेटा की डेटा मेरा कहाँ है या कैसा डेटा, ये सारा चीज उस पर डिपेंड कर रही थी। यहाँ पे हमने जैसा आपका डेटा होगा उस पर बेस्ड होगा और यहाँ पे इंडेक्सेस वगैरह सब वो डिफॉल्टली इंडेक्स के हिसाब से ले लिए उसने जैसा भी होता है हमारा। क्योंकि अगर जब हम लोग सीरीज को प्रिंट करा रहे होते हैं देन वी कैन सी कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 करके आपका इंडेक्स आ गया, तो यहाँ पे एक्स और वाई जो है उसने अपने हिसाब से सेट कर लिए और वो डाटा उसमें आ गया है। बट इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी हम लोग करवा सकते हैं। S1 डॉट प्लॉट इन्हें डायरेक्टली हम लोग सीरीज पे यहाँ पे कॉल कर पा रहे हैं प्लॉट मेथड और यहाँ आप कई सारी चीजें आप पास कर सकते हैं। जैसे एक पैरामीटर होता है काइंड, काइंड में वी कैन पास हियर कि व्हाट टाइप ऑफ प्लॉटिंग वी नीड। आप किस तरह का प्लॉट चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग लाइन प्लॉट चाहते हैं तो आप लाइन लिख देंगे, आप बार प्लॉट चाहते हैं तो आप बार लिख देंगे, आप बार एच चाहते हैं तो आप बार एच लिख देंगे। हॉरिजॉन्टल के लिए आप स्कैटर चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे काइंड में आप पास कर सकते हैं। ठीक है, और काइंड में जैसे सपोज मैं सिंपली एग्जांपल में यहाँ पे मैं बार पास कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ बार पास कर दिया, वी कैन सी कि यहाँ पे बार प्लॉट आ गया है ना। और वो जो भी इंडेक्सेस हैं आपके वो इंडेक्सेस यहाँ पे भी हमें दिख रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे काइंड में वी कैन सेट कि विच टाइप ऑफ प्लॉटिंग वी नीड। सो डिफॉल्ट जो हम नहीं भी देते हैं तो इट इज लाइन प्लॉट, आपका लाइन प्लॉट होता है। ठीक है, लाइन प्लॉट अगर मैं दे भी रहा हूँ तो वो एक लाइन प्लॉट यहाँ पे प्लॉटिंग करके दे रहा है। ठीक है, लाइन प्लॉट या आप इसमें कुछ अदर ऑप्शन जो आपको हम लोग देखते हैं कि हमें चाहिए होते हैं वो आप हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शन हैं आपके जो लाइन प्लॉट में भी हमने देखे थे। तो आप जैसे स्टाइल आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, आपका स्टाइल क्या चाहिए आपको यहाँ पे स्टाइल। और मुझे यहाँ पे स्टाइल चाहिए सपोज करो कॉलन और साथ में मुझे सपोज एक्स वाला स्टाइल चाहिए तो मैंने स्टाइल इक्वल्स टू कॉलन एक्स कर दिया। देन वी कैन सी कि यहाँ पे है ठीक है क्लियर है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। आपको लगता है कि इसमें इंडेक्सेस का यूज नहीं होना चाहिए तो जैसे अभी हमारा ये सीरीज के अंदर हमने इंडेक्स पास नहीं किए बट सपोज हमने इंडेक्सेस पास किए होते हैं यहाँ पे और इंडेक्सेस हो रहे होता हमारे ए होता बी होता सी होता देन डी होता यहाँ पे और देन एक ई होता, शायद 5 वैल्यूज हैं हमारे पास में। सो इन दिस केस वी कैन सी कि इंडेक्सेस जो आ रहे हैं दीज आर ए बी सी डी ई। जो आपके सीरीज में इंडेक्स होंगे ये बाय डिफॉल्ट जो आपका एक्स है वो इंडेक्सेस होंगे यहाँ पे। तो ए बी सी डी ई आपने पास किया तो ए बी सी डी ई आ गया इंडेक्स में। हमने कुछ पास नहीं किया था तो 0 1 2 3 4 जैसा डिफॉल्टली वर्क करता है ये वैसा ही वर्क कर रहा था। तो एक्स और वाई, वाई में उसने आपका सीरीज चूंकि सिंगल डायमेंशन और लेवल डरे आपका तो वो उसने ले लिया है वहाँ पे। आपको लगता है कि इंडेक्सेस का यूज नहीं करना चाहिए तो यूज इंडेक्स इक्वल्स टू आप यहाँ पे फॉल्स कर सकते हैं, फॉल्स कर सकते हैं। और आप देखें यहाँ पे अब उसने इंडेक्सेस एबीसीडी का यूज नहीं किया, अब उसने नंबर ऑफ वैल्यूज -1 के बेसिस पे यहाँ पे कर दिया है। और आप इसको भी अगर चेंज करना चाहें तो आपके पास में ऑप्शन था, आप यहाँ पे कर सकते थे plt.xtick। एक्सटिक में आप यहाँ पे पास करवा सकते हैं कि क्या आप चाहते हैं यहाँ पे एक्सटिक्स के अंदर। सपोज आप 1 2 3 4 5 अगर आप चाहते हैं एक्सटिक तो एक्सटिक्स टिक्स टिक्स हाँ ऐसा है। मैं ये सुनता हूँ तो एक्सटिक्स हो गया है यहाँ पे। तो एक्सटिक्स में मैंने पास कर दिया 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 के हिसाब से
जैसा भी आप यहाँ पे पास कर रहे होंगे वैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं। अलग अलग आप इंडेक्सेस जो आपको रिक्वायर्ड है आप वैसा आप यहाँ पे पास करवा सकते हैं। आप जीरो से पास करा रहे हैं तो आप जीरो से पास करा देते हैं। आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप ना यूज करें। तो यूज इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स करेंगे तो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से काम कर लेगा। अगर आपका इंडेक्स बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ट्रू होता है वहाँ पे तो उस तरीके से वो काम कर रहा था। चलिए यहाँ पे मैं कलर ले सकता हूँ। कलर इक्वल्स टू मैं यहाँ पे सपोज जी अगर मैं दे देता हूँ। जी में हमें दिखता नहीं है कुछ तो चलिए जी ले लेते हैं हम लोग। कलर इक्वल्स टू मैंने जी दे दिया तो ग्रीन कलर में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे कलर के लिए मैं कलर इक्वल्स टू यहाँ पे जी पास कर सकता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे तरीके देने के लिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप सेकेंडरी बहुत ऑप्शन है। सेकेंडरी अंडरस्कोर वाई इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ देन वी कैन सी कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड द डिफरेंस इज दैट यू कैन सी जो आपका वाई था जो पहले लेफ्ट साइड में आता था अब वो राइट साइड में आ चुका है। तो आप इस तरीके से अगर आप प्लॉटिंग चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से डिफरेंट हो गया। तो सेकेंडरी आपका वाई हो सकता है। आप इस तरह से आप कर सकते हैं। सेकेंडरी प्लस टू वाई को आपने ट्रू करना है। इसमें आप ग्रिड भी चाहते हैं तो ग्रिड इक्वल्स टू आप ट्रू कर सकते हैं। तो ग्रिड में सेकेंडरी वाई को फिलहाल मैं हटा लेता हूँ और ज़्यादा मुझे सही वैसे ही दिखाई देता है। तो पर आपको ऑप्शन है। ऑप्शन बहुत सारे हैं। मैं कल भी बोला था आपको आप ग्रिड में लेना चाहें आप ग्रिड इक्वल्स टू ट्रू कर सकते हैं। तो ग्रिड भी आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। सो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन बट ऑब्वियस जो ऑप्शंस हैं वो डिपेंड करता है कि आपका टाइप क्या है। ये उस पर डिपेंड करेगा आपका टाइप। मान लो कुछ अलग लाइन है तो जो चीज़ लाइन में पॉसिबल है वो लाइन में दे देगा। मान लो जो चीज़ लाइन में पॉसिबल नहीं है बार में पॉसिबल नहीं है तो वो चीज़ बार में वो नहीं ले रहा होगा उसके अंदर। मान लो भी एग्जैक्टली मैं इसी को लाइन को मैं बार में अगर कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है तो बाहर के लिए अगर कुछ ऐसी चीज हुई है कोई ऐसा पैरामीटर हुआ स्पेशली जो काम नहीं आ सकता तो वो यूज में नहीं आएगा। और अगर आ सकता है तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप चाहें तो ये जो आपके इंडेक्सेस हैं इसके रोटेशन के लिए भी आप पास कर सकते हैं। कल भी पास कर सकते हैं। आर ओ टी इक्वल्स टू आप यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 180 दे दे रहा हूँ उसके अंदर कि आर ओ टी 180 कर दे वो। तो 180 में आप देख सकते हैं आपके इंडेक्सेस 180 डिग्री पे हो गए हैं। इसके अंदर उल्टे इंडेक्सेस हो गए हैं इसमें। तो आप रोटेशन भी आप करवा सकते हैं। आपके एक्स वाले इंडेक्सेस का रोटेशन करवा सकते हैं इसका। अभी ग्राफ में आया था वैसा नहीं जैसे लाइन चार्ट में आया था वैसा। तो डिवीजन वो डिपेंड अरे आप एक साथ दो से ऐसा चाहते हैं और ज्यादा लाइंस के लिए प्रोग्राम। फिर वहाँ पे उसके जो इसके बेसिकली इसकी खुद की जो क्लासेस वगैरह बनी हुई है मेट्रोलिक की उसके आपको ओवरराइडिंग करना पड़ेगी। वहाँ पे जो डिफॉल्ट तो है ही हमारे पास में जो डिफॉल्टली दिखाता है वो फिर आपको ओवरराइडिंग करना पड़ेगी। आप इसमें कितना चाहते हैं आपका स्पेस कितना होना चाहिए या जो भी आपकी विड्थ वगैरह होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए वो आपकी प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग के लिए फिर बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको। बट स्टिल इसमें कुछ बुराई है। हाँ, लेकिन होता है ऐसा नहीं दैट इज पॉसिबल कि आप जो फुल बारीक बारीक से जैसे हम लोग ग्राफ आप पेपर ग्राफ की बात कर रहे हैं जैसे तो वैसा हम लोग कर सकते हैं उसके अंदर। बट उसके लिए हमें फिर प्रोग्राम सीखना होगा डिफॉल्ट वे में कैसे काम कर रहा है। तो उसके लिए कई सारे ऑप्शंस मैंने कहा है आपको कि अभी आप सिंपली यहाँ पे सर्चिंग कर लेंगे कि सपोज मैं यहाँ पे देखता हूँ सीरीज डॉट प्लॉट को अगर आप यहाँ पे सर्च करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक तो बार के अलग अलग टाइप्स भी दिए हुए हैं उसके अंदर और इतने ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इतने ऑप्शंस यही दिख रहे हैं मुझे। ठीक है तो ऑप्शंस है फिर उन ऑप्शंस के भी कई सारे अलग अलग कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स हैं जो हम लोग कल भी बात कर रहे थे उसके बारे में। तो उतनी सारी चीजें हैं बट पहले बेसिक्स क्लियर हो जाए तो फिर आप उस पर अपने तरफ से आप काम कर सकते हैं। फिर आपको एक स्पेशल एक चीज उठा के कि आप कलर में क्या चाहते हैं। कलर में आप ग्रेडियंट वाले कलर्स चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे कलर ग्रेडियंट का भी आप यूज कर सकते हैं। बट वो सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा और बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना होगा। तो डिफ़ॉल्ट वे में इन नॉर्मल केस में डिफ़ॉल्ट में आपका 90% टाइम यू विल बी वर्किंग ऑन डिफ़ॉल्ट में। 90% टाइम में आपको डिफ़ॉल्ट में आपका काम हो जाएगा।
आपको कुछ स्पेशल केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपकी जरूरत होगी तो चीजें बदलने की। बाकी बाकी सारी चीजें जो हमने कल परसों 2-3 दिन में देखी हैं, आप वैसा बिल्कुल कर सकते हैं। मल्टीपल आपकी सीरीज हो सकती हैं, आप एक साथ सीरीज को लेना चाहें, सब प्लॉट करना चाहें तो सब प्लॉटिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं, अलग अलग में आपको दिखाई देगा वो। एक ही साथ आप देना चाह रहे हैं तो आप वैसा भी आप कर सकते हैं। अब एक बार और प्लॉटिंग कर देंगे, S2 डॉट प्लॉट कर देंगे तो आपको उसी तरीके से प्लॉटिंग करके फिर PhD डॉट शो में आपको एक साथ दिखा रहा होगा। जैसे मतलब किसी और के लिए हम लोग बात कर रहे थे, दो एक फील्ड्स हम लोग एक साथ देख रहे थे, तो वैसा बिल्कुल आप कर सकते हैं। डिक्शनरी के साथ में हमने देखा था। हाँ फाइन, ठीक है, क्लियर। तो या ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, ऑप्शन हमने वहाँ पे देखे, सारे ऑप्शन एक साथ अप्लीकेबल होते भी नहीं है। आप यहाँ पे जैसे मान लो फ़ॉन्ट साइज भी आपको लगता है तो जैसे फ़ॉन्ट साइज ही मान लो किसी की आंखें कमजोर है, मान लो इतना चाहते हैं फ़ॉन्ट साइज एक फर्स्ट में 20 कर देता हूँ, चलिए यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज, तो यहाँ पे आप देखिए फ़ॉन्ट साइज बड़ा है ना। तो सभी फैक्टर्स हैं आप जो चेंज कर सकते हैं अब इसमें। ठीक है, फिगर साइज ये वो जो भी हमें चेंज करना है वो सब भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। जितना ऑप्शन अवेलेबल है और ये जुड़ते जा रहे हैं जैसे जैसे इसमें वर्जन चेंज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कई सारी चीजें पुरानी हटती जा रही है, कुछ नए ऑप्शन इसके अंदर आते जा रहे हैं, तो वो एक कंटिन्यूस स्टडी का पार्ट होता है आपके लिए भी। मैंने कुछ मान लो इसके 10 वर्जन, 8 वर्जन, 5 वर्जन पहले मैंने यूज किया था, उसमें कुछ इसमें से चीजें नहीं थी, अब वो आ गई हैं, कुछ चीजें थी वो चली गई हैं उसके अंदर, तो वो वर्जन टू वर्जन चेंज भी हो रहे हैं। तो ये सीरीज का क्लियर हुआ कि सीरीज में आप यहाँ पे किस तरीके से आप दे सकते हैं, आपको जिस भी तरीके का चाहिए वैसा आप यहाँ पे आप पास करवा दीजिए। ये देखिए 12H किया है मैंने तो 12H के हिसाब से आ गया है ना। हाँ, हॉरिजेंटली चाहिए आपको हॉरिजेंटली आ जाएगा, और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बाकी वेक्टर्स को भी अकॉर्डिंग टू दैट आप चेंज करिएगा, तो वो फिर बेटर तरीके से आपको लिख करके मिलेगा उसका। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो सीरीज हुई, तो हमने एनडी अरे पे देख लिया, पहले नॉर्मल लिस्ट पे देख लिया, फिर हमने अभी सीरीज पे देखा। सीरीज में अल्टीमेटली है जिससे कि सीरीज का जो डाटा है वो अल्टीमेटली एनडी अरे हम लोग ने देखा था, उसके अंदर की जो भी फंडामेंटल डाटा है वो होता है एनडी अरे। और जब हम लोग अब बात करते हैं डाटा फ्रेम की, तो डाटा फ्रेम पे अगर हमें काम करना होगा नोट, ओके, मैं काम करता हूँ, मैं कुछ डाटा सेट इसमें, क्योंकि यहाँ पे पेन ड्राइव लगता नहीं है, पेन ड्राइव आपने भी कोशिश किया होगा, पेन ड्राइव यहाँ पे नहीं लग पा रहा, कुछ मेल करके आया हूँ।
हमें अगर उस पर काम करना है डाटा फ्रेम, तो डाटा फ्रेम तो हमने डिक्शनरी वगैरह के थ्रू बना के देख ही ली है, ठीक है। तो अभी हम लोग मैं सीधे उस पर आ जाता हूँ कि एक एक्सेल को या अपन सीएसवी को अगर रीड कर रहे होंगे तो उससे भी डाटा फ्रेम आपकी बन जाएगी। और वो फिर उस पर हम लोग काम कैसे कर रहे होंगे, तो उसके लिए एक डाटा सेट, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने डाटा सेट ले लिए हैं, तो उसमें से डाटा सेट पे आप काम कर सकते हैं। एक जो डाटा सेट जिसपे मैं यहाँ पे अभी आज काम करके बताने वाला हूँ, उसके बेसिस पे आप इजीली आप काम कर पाएंगे। और क्या परेशानियाँ आ सकती हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो फिलहाल एक डाटा सेट है मेरे पास में, और इस डाटा सेट सैंपल सुपर स्टोर का डाटा, और ये जो सुपर स्टोर का डाटा है ये स्पेशली सिर्फ एक अमेरिका के सुपर स्टोर का डेटा है हमारे पास, और जिसमें डेटा अराउंड 51,000 कितना, इसमें 10,000 के आसपास रोज है, ठीक। आपके पास में डेटा सेट ऐसा सुपर स्टोर का भी दिया हुआ और एक ग्लोबल सुपर स्टोर का भी दिया हुआ है वहाँ पे। और ग्लोबल सुपर स्टोर का डाटा उसमें तकरीबन 51,000 के आसपास में रोज, देखिए ग्लोबल सुपर स्टोर का मतलब ये स्पेशली अमेरिका के लिए डाटा सेट है। और वहाँ पे आपके पास में वो मल्टीपल कंट्रीज का डाटा सेट है। अब इसमें कुछ फील्ड्स के बारे में हम लोग बात करें, सभी में उसमें भी काफ़ी सारे फील्ड्स हैं। डेज टू शिप एक्चुअल कितना टाइम लगा होगा, सेल्स का फोरकास्ट क्या था इनका कि कितना सेल्स होना चाहिए, शिपिंग का स्टेटस अलग अलग आ रहा है, किसी का शिपिंग लेट हुआ है, किसी का अर्ली स्टेट हुआ है, किसी का शिप ऑन टाइम हुआ है, डेट कितना टाइम लगा इनको शिप को शेड्यूल करने के अंदर, वो कुछ दिया हुआ है। सेल्स पर कस्टमर कितना हुआ, यानी जो पर्टिकुलर इनवॉइस बना है यहाँ पे उस इनवॉइस का टोटल वैल्यू कितना था, अब वो यहाँ पे सेल्स पर कस्टमर के अंदर आपका दिया हुआ है। देन प्रॉफिट का रेशियो परसेंटेज वाइज दिया हुआ है इसके अंदर कि परसेंटेज वाइज आपका प्रॉफिट क्या था। देन कैटेगरी क्या थी, जो उसने प्रोडक्ट लिया था या जो भी था उसकी कैटेगरी क्या थी, तो कैटेगरी में यहाँ पे जैसे फर्स्ट में फर्नीचर दिया, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फर्नीचर दिख रहा है, ऑफिस सप्लाई दिख रहा है, टेक्नोलॉजी दिख रहा है, तो अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती है। देन सिटी क्या थी उस बंदे की, जहाँ से उसने ऑर्डर दिया है अपना, तो कहीं हैंडरसन है, कहीं लॉस एंजलिस है, कहीं सैन फ्रांसिस्को दिख रहा है, कहीं कैलिफोर्निया दिख रहा होगा, सियाटल दिख रहा है, सभी यूएस की सिटीज हैं अलग अलग। कंट्री कौन सी है इनकी, तो अभी मैंने कहा है आपको कि स्पेसिफिकली हम लोग यूनाइटेड स्टेट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का डेटा है हम लोगों के पास में। बट जो ग्लोबल सुपर स्टोर का डेटा है आपके पास में, आपके डाटा सेट में, उसमें अलग अलग कंट्रीज हैं, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, इंडिया, शायद सभी कंट्रीज होंगी। कस्टमर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। जो था उसका ऑर्डर, उसमें डिस्काउंट किया था, उसका डिस्काउंट भी यहाँ पे बताया गया कि कहीं पे 0% है, कहीं अलग अलग 45%, 20% अलग अलग डिस्काउंट है। फिर यहाँ पे एक कॉलम दिया है हमें कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इसके अंदर कितने हैं, तो यहाँ पे 1 रिकॉर्ड है जनरली सभी में। एक ऑर्डर की डेट दी गई है, ऑर्डर डेट में जिस दिन उसने ऑर्डर दिया होगा, और हर एक ऑर्डर का अपना एक यूनिक आईडी होता है, तो यहाँ पे उसका एक यूनिक आईडी भी दिया है, हर एक ऑर्डर के लिए जनरेट किया गया आईडी है उसमें। एंड देन यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम कि उसने क्या प्रोडक्ट लिया, तो हो सकता है कि आपके एक में के दो, एक से ज्यादा हो, तो आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी दोनों का एक दिख रहा है आपको, और पोस्टल कोड उस बंदे का जो कि सेम ही होगा वहाँ पे। आइटम्स उसके अलग अलग है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे चेंज है, प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे चेंज है, और प्रॉफिट कितना हुआ है, डॉलर वाइज प्रॉफिट कितना हुआ है एग्जैक्टली, तो वो यहाँ पे बताया गया, डॉलर का साइन भी लगा हुआ है, और कहीं कहीं पे कुछ गलतियां भी हुई हैं जैसे आप देख सकते हैं। और डाटा में यू कांट से कि डाटा आपको हमेशा एक जैसा मिलेगा, डाटा में आपको, डाटा को मैंने पहले भी बोला था कि डाटा पे आपको डाटा वॉशिंग या डाटा को पहले सही तरीके से आपको मैनेज करना होगा, देन आफ्टर वी कैन अप्लाई एनीथिंग ऑन दैट, ठीक है। फिर आप क्वांटिटी कितनी कितनी थी वो दी गई है, रीजन क्या था उसका, जैसे अमेरिका का साउथ रीजन है, वेस्ट रीजन है, नॉर्थ रीजन है, वो कुछ दिया। प्रॉफिट कितना हो रहा है वो बता रहे हैं इसमें, सेल्स का अमाउंट मान लो कुछ बताया, सेगमेंट कौन सा है, यानी जो कंज्यूमर है आपका उसका सेगमेंट कौन सा है, तो कंज्यूमर है, कारपोरेट है, होम ऑफिस है, कौन से सेगमेंट का वो कंज्यूमर था, आपका शिपिंग की डेट बता दी गई है, शिपिंग का मोड है, स्टेट, वहाँ पे स्टेट भी अलग से बताया कि कौन सी स्टेट का कौन सा सिटी है आपका, केंटुकी है, कैलिफोर्निया है, फ्लोरिडा है, अलग अलग सिटीज दी हुई हैं। और सब कैटेगरीज क्या थी, आपकी प्रोडक्ट की सब कैटेगरी क्या थी बेसिकली, अरे वो यहाँ पता है, जैसे फर्नीचर, तो फर्नीचर में बुक केस हो गया, चेयर्स हो गई, अलग अलग टाइप के यहाँ पे। तो ये कुछ, ये डाटा कहाँ से आया, तो ये डेटा वो जनरेट हो रहा है, आप जो ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं वहां से जनरेट हो रहा है, क्योंकि आपके हर एक ऑर्डर के लिए डेटा जनरेट हो रहा है। तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन, एक सिर्फ ऑर्डर आईडी ऐसा होता है जो जनरेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली जनरेट होगा।
अदरवाइज बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से जनरेट हो रही है, जो आपने पास किए होंगे, आपने लॉगिन किया होगा तो आपका यूजर आईडी होगा और आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, शिपिंग का एड्रेस होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं। और ये एक एक्सेल फाइल है हमारे पास। ये एक्सेल को अगर मैं सपोज यहाँ पे सेव एज कर देता हूँ और मैं इसको, अच्छा यहाँ पे आप देखें इस पर्टिकुलर इस फाइल के अंदर मैंने टास्क लिखे हुए हैं। ये टास्क मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैं कल भी बता रहा था आपको, तकरीबन 80 के आसपास में टास्क हैं। यहाँ पे 61 दिखाई दे रहे हैं बट ये तकरीबन 80 के आसपास में टास्क होंगे। क्या आपको काम करना है वो आपको बताना है, और रीजन मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ लिख दिया, तो आपको यहाँ पे दो चीजें करनी होंगी, रीजन या फाइंडिंग, दो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और ये इतने सारे टास्क हैं कि मुझे इस डाटा पे क्या क्या एनालिसिस करना है, ताकि मैं कुछ प्रिडिक्शन भी अगर कर पाऊँ तो एनालिसिस मेरे क्या होंगे। तो ये एनालिसिस मैंने यहाँ पे अपने टास्क मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। सेम काम आपको करना है। आपके पास में जो डाटा सेट आपने लिए उनमें आपने पहले डाटा को स्टडी करना होगा, उसके बेसिस पे आपने टास्क आपने लिख लेना कि आप क्या टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। फिर आप वो टास्क को परफॉर्म करेंगे, फिर उसके फाइंडिंग क्या होगी कि आपका जब वहाँ पे ग्राफ आ गया आपके पास में या रिजल्ट में डेटा आ गया आपके पास में, तो आपकी फाइंडिंग क्या हुई कि आपने क्या समझा है उससे, वो आपको वहाँ पे देना होगी। तो ये एक्चुअली आपका प्रोजेक्ट होगा वहाँ पे कि आपका डाटा सेट हो गया, डाटा सेट पे आपके टास्क क्या क्या थे, आप कम से कम कोशिश करें 10 से 20 टास्क कम से कम आप कर लें। तो आपके पास में हर एक टास्क का अलग अलग कोड हो जाएगा, हर एक टास्क का अलग अलग आपके पास में ग्राफ्स अवेलेबल हो जाएंगे, अलग अलग टाइप के आप ग्राफ्स बना सकते हैं उसमें, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, या अलग अलग टाइप के आप ग्राफ दे सकते हैं उसमें। और उसकी फाइंडिंग्स होगी वो भी आप अपनी रिपोर्ट में आप लिख रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है टास्क की ईयर वाइज टोटल सेल्स कंपैरिजन करना है मुझे, ईयर वाइज करना है। यानी मेरा जो डेटा है एग्जैक्टली अगर आप डेटा को थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे जो एक डेट कॉलम था हमारे पास में, तो यहाँ पे आप देखें 2016 की भी डेट दिख रही है, 15 की भी है, 14 की भी है, 13 की भी है, तो अलग अलग 4-5 साल की कुछ डेट्स होंगी इसमें। तो डेटा मेरे पास अलग अलग ईयर्स का डेटा है इसमें। तो ईयर वाइज टोटल सेल्स कंपैरिजन वो बार चार्ट के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास ईयर वाइज टोटल प्रॉफिट का कंपैरिजन कि हर एक साल में प्रॉफिट का ग्रोथ कितना हो रहा है, हर एक साल में सेल्स का ग्रोथ कितना हो रहा है, तो हम लोग ये पता कर पाए कि कंपनी की ग्रोथ एक्चुअली किस लेवल पे हो रही है। फिर आपका ईयर वाइज मंथ वाइज टोटल सेल्स, ईयर वाइज प्रॉफिट, मंथ वाइज प्रॉफिट। ईयर वाइज मंथ वाइज का मेरा ऐसा है कि मैं पता करना चाहूँ और डिटेल में जाना चाहूँ। ईयर वाइज तो मैंने पता कर लिया कि ठीक है कि ये किस तरह से मेरा ग्रोथ हो रहा है, मुझे मालूम पड़ रहा है, लेकिन मैं मंथ वाइज पता करके भी देख सकता हूँ कि कौन से पर्टिकुलर मंथ्स के अंदर से मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि लास्ट ईयर के या उसके बिफोर लास्ट ईयर वाले कौन से मंथ में कितना हुआ था, और अकॉर्डिंग टू डेट अब कितना हो रहा है उसके अंदर। आप देखते हैं कि अभी भी अगर आप डेली क्लास कर आप आज का भी उठा के देखेंगे तो यू विल फाइंड कि वहाँ पे दिया है कि ऑटो में 38% का डिक्लाइन हुआ है, तो लास्ट ईयर से उसको वो कंपेयर कर रहे होते हैं उसके अंदर। तो कंपैरिजन समझ में आता है एक्चुअली, बहुत सारी फाइंडिंग्स निकालते हैं वो लोग कि अरे इतना अगर लगातार सेल्स अगर गिर रहा है सपोज करो किसी पर्टिकुलर सेक्टर का, तो जॉब्स कम हो रहे होंगे, शोरूम्स बंद हो रहे होंगे, लोग नहीं खर्चा कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इकोनॉमी की प्रॉब्लम होगी उसमें। तो क्या किया जा सकता है, कंपनीज अपने लेवल पे क्या कर सकती हैं, वो सारी चीजें पता करने के लिए यहाँ पे जरूरी होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा है इसका बार और लाइन बोथ आप चार्ट बना सकते हैं। ये ऐसे ही आप सेम प्रॉफिट के लिए कर सकते हैं। फिर क्वार्टर वाइज डाटा कि एक क्वार्टर, पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर क्या है, उसके अंदर सेल्स हो रही है, पर्टिकुलर क्वार्टर का प्रॉफिट क्या हो रहा है उसके अंदर, क्योंकि क्वार्टरली जब आपके रिजल्ट आते हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वार्टर बाय क्वार्टर पे मंथली रिजल्ट तो आते हैं बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर हम लोग देखें जैसे इन्फोसिस, टीसीएस हुई हैं, तो ये क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको रिपोर्ट जनरेट करके देती है कि हमारा पिछले क्वार्टर के अंदर नेट एट्रिशन इतना था, हमने कुल मिला के इतने लोगों को यहाँ पे जोड़ा है, हमारे साथ में काम करने वाले इतनी ज्वाइनिंग्स हुई थी, इतने लोग छोड़ के चले गए, इतना हमारा सेल्स हुआ, इतने नए कस्टमर आए हमारे पास में। ये सब एक बिजनेस के, पर्टिकुलर बिजनेस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ये क्वार्टरली प्रॉफिट का भी हम लोग करेंगे, कर सकते हैं आप इसमें। मंथ वाइज आप टोटल से
मंथ वाइज टोटल सेल्स में यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ मैं ईयर को। यानी मुझे सिर्फ ये देखना कि मई के महीने में पिछले 5 साल के अंदर, मान लो मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ कि 5 साल का डेटा मेरे पास में, तो मई के अंदर क्या सेल हुआ टोटल, जून में कितना हुआ, जुलाई में कितना हुआ। इससे भी एक समझ में आता है हमें कि कौन से महीने हमारे लिए ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कौन से महीने हमारे लिए कम प्रोडक्टिव होते हैं। जैसे इंडिया की बात करें हम लोग तो लाइक अक्टूबर नवंबर के आसपास दिवाली का सीजन रहता है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, या रक्षाबंधन का सीजन होता है वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, ठीक है। कोई सीजन आपके ऐसे हो सकते हैं कुछ दिन पहले के, अगर लोग मई जून की बात करें जब ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होंगे, तो उससे भी समझ में आता है कि किस तरीके से आपकी सेल्स जो है मंथ वाइज मंथ क्या इम्पेक्ट कर रही है। यहाँ पे मैं ईयर को इग्नोर करते हुए मैंने लिखा हुआ है, ऐसा प्रॉफिट के केस में भी लिखा हुआ है। फिर और भी चीजें, ईयर वाइज बिजनेस डे वाइज हमें निकालना है, ईयर वाइज बिजनेस डे वाइज टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें वो सब चीजें नॉन बिजनेस डे वाइज निकालना है। इसका मेरा मीनिंग ये है कि मैं पता करना चाह रहा हूँ कि मेरा बिजनेस डे पे सेल्स कितना होता है, यानी सोमवार शुक्रवार के बीच में सेल्स कितना होता है, और नॉन बिजनेस डे यानी शनिवार रविवार के बेसिस पे मेरा कितना होता है। तो कई सारे ऑप्शन भी रहते हैं बिजनेस डे के अंदर, तो उससे भी एक ये चीज समझ में आती है कि ऑफर अगर हमें देना है तो कब देना चाहिए। शनिवार रविवार नॉर्मली मालूम, क्योंकि आप भी फ्री हैं, जो भी काम कर रहा है वो फ्री है, तो वो देखते हैं कि ठीक है काम करते, शनिवार के दिन आराम से बैठ के, रविवार के दिन आराम से बैठ के अपन सर्चिंग भी कर पाते हैं उसके अंदर, रोज उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास में। तो ये भी एक फाइंडिंग है कि आप कब निकालना चाह रहे हैं, ताकि आप लोगों को ऑफर दे पाए कि कब वो आप नॉन बिजनेस डे में या बिजनेस डे में आप ऑफर आपको दे पाए, या मंगलवार के दिन आप, जैसे आपको देखा होगा आपने मूवीज वाले देते हैं आपको वेडनेसडे, वाओ वेडनेसडे का ऑफर देते हैं आपको, तो वहां पे 80 रुपए या 60 रुपए में टिकट रहती है होल डे, पूरे दिन आपके 60-70 रुपए में टिकट मिल जाती है आपको, ठीक है। आप किसी भी मॉल में चले जाएंगे तो भी आपका 60 से 90 रुपए के बीच में टिकट मिल जाता है, क्यों? बाकी आप संडे को जाओगे तो दोपहर 12 बजे के बाद तो 180 और 240 से कम में तो पिक्चर नहीं देख पाते हैं, ऐसा होता है ना। क्यों दे रहे हैं वो लोग ऑफर आपको, उनको मालूम है क्या, ठीक है, आप वहां पे 80 या 60 रुपए के ऑफर में कुल मिला के वो ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले देखा कि जब हमने मंगलवार के दिन एक वही चार्ज रखे जो नॉर्मल डे में थे, शनिवार रविवार को थे, सब दिन एक जैसे चार्ज अगर रखे, तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि शनिवार रविवार को तो अच्छी खासी भीड़ चली जाती है, लेकिन बाकी दिन हमारा टॉकीज में कभी 15 लोग, कभी 20 लोग, कभी 25 लोग भी बैठे रहते हैं। अब वो चाहते हैं बढ़ाए कैसे, तो उन्होंने फिर ऑफर देके अपन 60 रुपए में कर दिया। अब मान लो 100-200 रुपए के टिकट में 15 लोग आ रहे हैं तो 3000 रुपए का उनका काम हो रहा है, लेकिन वहां पे 60 रुपए के टिकट के अंदर अगर 200 लोग आ रहे हैं तो उनका 12,000 का टोटल हो गया। अब 60 रुपए ऐसा अमाउंट है कि चलो यार अपन चल रहे सुबह सुबह 9 बजे चल देते हैं पिक्चर देखने के लिए, या मंगलवार को कॉलेज का बंक मार के और हम लोग चले जाएंगे। तो ये एक ये फैक्ट है, ये सारी चीजें निकालना बिजनेस में बहुत जरूरी होता है कि आप कैसे नॉन बिजनेस डे पे या नॉन बिजनेस वर्किंग आवर्स में, हम लोग भी कोशिश करते हैं हमारे यहाँ पे कि जैसे जनरली कॉलेज वाले स्टूडेंट शाम को 4 बजे के बाद, 4:30 के बाद आते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे सुबह लेके 11 से लेके और दोपहर के बीच में वो लोग आ जाएं, कोई दूसरे लोग आ जाएं, ताकि हम लोग कुछ तो आउटपुट निकाल पाए। हम भी यहाँ रहते, फैकल्टी भी यहाँ पे, सेंटर भी यहाँ पे, सारा स्टाफ यहाँ पे, अदर दिन लेकिन कुछ आउटपुट ही नहीं निकल पा रहा है हम दोपहर के घंटों का, तो फिर हम लोग कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स की कोशिश में लग जाते हैं जो दिन में होती है, जैसे आप अभी देख रहे होंगे वर्ल्ड वालों की ट्रेनिंग चल रही है, तो वो ट्रेनिंग हमारे लिए अच्छी है, सुबह 9 से लेकर 5 के बीच में हो जाती है, तो हमारा जो रूटीन बिजनेस है उस पर कोई उसका इम्पेक्ट नहीं हो रहा। हमारा रूटीन बिजनेस जनरली कॉलेज स्टूडेंट्स का 5 बजे से ही स्टार्ट होता है, 4:30-5 से स्टार्ट होता है, तो हमारा वो काम भी चल रहा है, लैब भी दिन भर वो यूज कर लेते हैं, शाम को बाकी बच्चे यूज कर लेते हैं, तो हमारे लिए वो एक्स्ट्रा बिजनेस हो गया। फैकल्टी वही फैकल्टी है, मैं भी हूँ, बाकी सारे सभी लोग भी हैं, सैलरी भी सेम सैलरी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा सैलरी देना नहीं है, तो ये बेनिफिट मिल रहा है। तो इस पे हम लोग ये कैसे निकला होगा, कहीं ना कहीं डाटा देख के समझ में आया होगा ना कि यार ये वाले टाइम में भी अगर कुछ हो जाए, भले 25% हो, 30% का बिजनेस हो, लेकिन कुछ तो बिजनेस बढ़ेगा। तो ये बेसिकली एक एनालिसिस था हम लोगों का डाटा को देखते हुए। फिर आप कंज्यूमर सेगमेंट वाइज हम लोग निकाल सकते हैं कौन से कंज्यूमर सेगमेंट्स का सेल्स हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है या मंथ ऑन मंथ बेसिस पे है, उसके अंदर ये भी डिपेंड करता है। सेगमेंट वाइज हम लोग क्या प्रॉफिट का हम लोग देख सकते हैं, टोटल सेल्स का हम लोग देख सकते हैं। फिर नंबर ऑफ कस्टमर ईयर वाइज हमारे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। हम लोग सिटी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टेट वाइज देख सकते हैं कि हमारे कितने कंज्यूमर्स हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हो रहे हैं। उससे भी समझ में आता है कि कहाँ से आपको ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं, कहाँ से ऑर्डर आपको कम मिलते हैं।
कई सारे आपने ऐसे ऐप्स देखे होंगे जिनकी सर्विसेज हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो बड़ी बड़ी सिटीज में रहती हैं। जैसे जोमेटो वगैरह की आप बात करें, हमारे यहाँ पे पिछले 2 साल में आए हैं सारे ऐप्स, लेकिन ये पिछले 6 साल से चल रहे थे बेंगलोर में या दिल्ली में या मुंबई में। तो वहां पे उनको समझ में आता है कि ठीक है, यहाँ पे लोग ज्यादा हैं, लोग है भी वैसे हैं जो ऑनलाइन फूड का ऑर्डर करेंगे, क्योंकि उनके पास में समय नहीं होता है खाना बनाने के लिए, या आलसी होते हैं, जो भी होता होगा। तो दोनों चीजें होती हैं, उसके अंदर समय भी नहीं होता और आलसी भी होते हैं। दोनों लोग घर वाले काम में लगे रहते हैं, तो सब आईटी कंपनीज के अंदर चले जाते हैं। तो वो एक दिया कि शाम को लेट आ रहा है तो ऑर्डर दे सकता है, तो वो सब सारी फाइंडिंग्स हुई। फिर उन्होंने वो वाले शेयर ढूंढने होंगे जहाँ पे ऑलमोस्ट वैसा ही कल्चर आ गया है या आ रहा होगा, लेकिन इंदौर में आने लगा कि धीरे धीरे आईटी सेक्टर बढ़ने लग गया है उसके अंदर। तो आईटी सेक्टर अब जैसे अब देवास में जाके अगर मैं सोचूं कि जोमेटो पे ऑर्डर देना है या उबर इट, तो वो मुझे नहीं मिलेगा। या महू में जाके सोचे कि महू में हमें उबर इट्स मिल जाए, तो उबर इट्स महू में आपको नहीं मिलने वाला है उसमें, ठीक है। या छोटी जगहों पे आप जाके देखें तो वहाँ पे उबर इट्स नहीं है। तो उबर इट्स आप सोचेंगे तो उन्होंने जो बिजनेस एक्सपेंशन किया है वो एनालिसिस के बेसिस पे ही करते जा रहे हैं। और कई बार ऐसी सर्विसेज भी आती हैं जो कुछ टाइम के लिए आई हैं हमारे यहाँ, बट चल नहीं पाए, तो फिर वो बंद होकर और फिर वापस चली जाती हैं। ऐसी भी कई सारी ऐप्स हमने देखी है, क्योंकि उनको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना उनको दिल्ली में या बैंगलोर में मिल रहा था। अब वो सब चीज़ें भी यहाँ पे इसी तरीके से आपकी फाइंडिंग्स में होंगी। आप सिटी वाइज ईयरली सेल्स एंड प्रॉफिट का कंपैरिजन हो रहा है, रीजन वाइज हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें। सिटी वाइज रीजन वाइज में आपका प्रोडक्ट का जो रहता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार की। बट अगर जैसे इंदौर या मध्य प्रदेश से जो ऑर्डर जा रहे होंगे चीज़ों के, वही ऑर्डर सेम टू सेम किसी सपोज करें उत्तराखंड से नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे का एटमॉस्फेयर अलग है, कल्चर अलग है, वो लोग अलग चीज़ों का ऑर्डर देंगे। वहाँ पे ठंड गर्मी बरसात का अलग सीजन है, अलग टाइप है वहाँ पे, ठीक है। तो वो लोग सेम चीज़ों का ऑर्डर थोड़ी करते हैं जो हम लोग इंदौर में बैठ के कर रहे होते हैं। तो ये सब भी एनालिसिस है। टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन से हैं आपके, नंबर ऑफ ऑर्डर वाइज ही हमें निकालना है उसमें, ताकि एक चार्ट बन के आ जाए। टॉप 10 कस्टमर्स कौन से हैं हमारे, टॉप 10 सेगमेंट्स कौन से हैं हमारे जिसमें सबसे ज्यादा सेल्स होगी, ताकि उन सेगमेंट्स को और बढ़ाया जाए, उसके लिए प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाई जाए उसके अंदर। तो ये सारी फाइंडिंग्स मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से मेरी एनालिसिस के बेसिस पे मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। कहीं 4-4 साल का भी दिया और इनके 4-4 भी आपके ग्राफ बनने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग आप ये कर सकते हैं, आपके जो भी डाटा सेट में दिए हैं कल जिन भी लोगों ने लिए थे, और जहाँ तक मुझे याद आता है मैंने सुपर स्टोर का अलग से फोल्डर के बाहर रख के दिया था, ठीक है। बाकी सारे कॉमन थे आपके, और एक मैंने ये बाहर रख के दिया हुआ था। तो उस बाहर वाले में आप देखेंगे कि यहाँ पे टास्क लिखा होगा, बाकी सब में टास्क लिखा हुआ नहीं, वो आपने खुद ने बनाना है। तो टास्क आपने पहले देखने हैं, उसके अंदर डाटा के ऊपर बेस्ड होंगे वो टास्क आपके, कि आपका डेटा एग्जैक्टली डेटा क्या है ये उस पर डिपेंड करेगा। आप अपना सेक्टर आप चूज कर सकते हैं, आपके डाटा सेट्स में से आप किस सेक्टर के लिए आप काम करना चाह रहे हैं। आप वन बाय वन आप लेते जाएं और अपनी अपनी आगे उस पर आप बढ़ाते चले जाएं अपने एनालिसिस को। तो ये मैंने यहाँ पे हो गया। और इसको मैं अगर एज ए सी एस वी हो सकता है कि डेटा मेरे पास में एज ए सी एस वी भी हो सकता है। सो आई कैन हैव अ सी एस वी टाइप हियर, कॉमा कॉमा टैग सुपर स्टोर डॉट, इसको मैं नाम दे देता हूँ ss.csv। फिलहाल मैं इसको अपने मेन फोल्डर में ले आता हूँ ss.csv। मुझे डाटा फ्रेम बनानी जो मैं किसके थ्रू बनाना चाह रहा हूँ, मेरी सीएसवी के थ्रू रीड करना चाह रहा हूँ। तो सीएसवी रीड करने के लिए रीड अंडरस्कोर सीएसवी नाम का आपके पास में मेथड है, और एक्सेल रीड करने के रीड एक्सेल का आपके पास में, ठीक है। सीएसवी आपकी कॉमा सेपरेट है, कॉमा डेलिमिटेड फाइल कहलाती है। तो हमें यहाँ पे पांडास का रीड अंडरस्कोर सीएसवी का यूज करना है। और यहाँ पे इतने ऑप्शन है सीएसवी में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिंपल ऑप्शन से आपका काम हो सकता है, बट जनरल वे में हो जाएगा।
बट ऑप्शंस में बहुत सारे आपको फाइल का पाथ या फाइल का बफर, और जैसे मैंने कल आपको बोला था यू कैन पास अ यूआरएल आल्सो हियर, आप एक यूआरएल पास कर सकते हैं किसी वेबसाइट का एड्रेस जहाँ पे कोई सीएसवी फाइल हो, तो वहां तक का पूरा एड्रेस आपको पास करना होगा। फॉर एग्जांपल https reddit.com/mydata.csv, ऐसा एक पूरा एड्रेस जो भी आपका होगा पूरा एड्रेस आपको वहाँ पे पास करना होगा। या आप एक यूआरएल नाम का वेरिएबल लेके उसमें आप आपका पूरा सीएसवी तक का पाथ देके और आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो वो पूरा पाथ आपका कोई भी स्ट्रिंग या आपका कोई वेरिएबल भी हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। फिर हमने सीएसवी को पहले भी रीड किया हुआ है, वहाँ पे हमने कई सारे ऑप्शन देखे भी थे कि हम लोग यूज कॉल्स का यूज करके हम लोग स्पेसिफिक कॉलम्स वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। आप हेडर को आप वहाँ पे करना नहीं लेना चाहते हैं, या आप वहाँ पे स्किप रोज करना चाह रहे हैं, आप स्किप हेडर करना चाहते हैं, आप वहाँ पे स्किप फूटर करना चाहते हैं, आप वहाँ पे अगर आपको याद आ रहा हो तो वो सारी चीजें यहाँ पे सारे ऑप्शन में। आप नंबर ऑफ रोज कितनी रीड करना चाहते हैं तो आप एन रोज का यूज करते हुए आप यूज कर सकते हैं। आप ले सकते हैं कि आप क्या डाटा टाइप अगर आपको चेंज करना है डाटा टाइप वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन को हमने पहले भी जब फाइल हैंडलिंग जब करी थी तब भी हमने सीएसवी बना के देखा था, तो यही सारे ऑप्शन वहाँ पे भी थे और यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास में। बट एक बहुत बेसिक वे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ बेसिकली मैं यहाँ पे पाथ पास कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। पाथ का नाम है ना फाइल का नाम, अगर फाइल आपकी सेम वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है तो फाइल का नाम आपके लिए इनफ रहेगा। तो यहाँ पे मेरी फाइल का नाम मैंने ccs.csv रखा हुआ, इतना मेरे लिए फिलहाल काफी है। तो मैंने df = pd.readcsv और ss.csv मैंने कर दिया। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ डाटा आता है या नहीं आता है, तो मैं df और df.head का मैं यूज कर रहा हूँ, और हेड में से मैं 5 रोज ही बाय डिफॉल्ट भी 5 भी आती है, अगर मैं नहीं लूंगा तब भी 5 ही आने वाली है। हेड फंक्शन हम लोग यूज कर चुके हैं, हेड और टेल हमने यूज किया था, तो ये हमें शुरुआत की 5 रोज दे रहा होगा। और अभी जब मैं यहाँ पे रन करके अगर देखता हूँ तो आई कैन सी कि यहाँ पे 5, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अभी लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक्सेल को पहले सीएसवी में कन्वर्ट किया, मैंने ये मान लिया कि मेरे पास सीएसवी है, तो सीएसवी को रीड करने के लिए हमने यहाँ पे देख लिया। और सभी यहाँ पे दिखा भी रहा है डाटा कितना है आपके पास में, यहाँ पे दिखा रहा है 5 रो है और 26 कॉलम। तो इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है आपको कि 5 रो 26 कॉलम, बट ठीक है अभी मुझे बट सभी कॉलम्स की जरूरत तो नहीं होगी। मुझे एनालिसिस करना है, अगर मुझे सेल्स का एनालिसिस करना है तो मुझे सेल्स का और डेट्स का ही जरूरत पड़ेगी मुझे, उसके अंदर से मुझे सारे डाटा की जरूरत थोड़ी होगी एक साथ में हर बार। तो मैं तो स्पेसिफिक डाटा चाहूंगा कि मैं स्पेसिफिक कॉलम्स को वहां से रीड करा लूँ और फिर वही कॉलम्स पे अपना एनालिसिस और ग्रुपिंग और एग्रीगेशन में परफॉर्म करूँ उसमें। तो ये बिल्कुल हम लोग कुछ एग्जैक्टली हम लोग वैसा ही कर रहे होंगे। बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम नॉर्मली सीएसवी को अगर रीड कर लेते हैं तो वो आपको पूरी की पूरी सीएसवी रीड करा लेगा, उसमें से मैं प्रिंट सिर्फ 5 कर रहा हूँ। तो मैंने रिजल्ट के अंदर मैंने यहाँ पे 5 लिए, मैंने ये नहीं बोला है कि वहां से 5 रो आए, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए तो मैं यूज कॉल्स का यूज कर सकता हूँ। तो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से किसी भी एक्सेल या सीएसवी को रीड करने के लिए आपको चाहिए होगा, वो चाहिए होगा आपको यूज कॉल्स का यूज ज्यादा होगा। और आप अगर चाहते हैं चंक्स में आप रीड करना चाहें तो आप एन रोज का यूज करेंगे, एन रोज इक्वल्स टू 50, या मान लो आपके 50,000 रोज है, आप चाहते हैं 5,000 रोज हमें रीड करनी है या 500 रोज रीड करनी है, तो आप एन रोज इक्वल्स टू आप 500 या 5,000 या जो भी आप देना चाहें, आप छोटे टुकड़ों में भी आप डेटा वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज कॉल्स इक्वल्स टू मैं यहाँ पे कौन से कॉलम्स चाहता हूँ वो कॉलम्स मुझे यहाँ पे बताने होंगे। सो सपोज आई नीड ऑर्डर डेट, और कॉलम आपको ध्यान रखना है क्योंकि मेरे वो एक्सेल की शीट थी तो वहाँ पे मेरा कॉलम हेडिंग्स अवेलेबल है ना, तो मेरे पास हेडिंग्स अगर अवेलेबल है तो मैं वही वाले हेडिंग्स यहाँ पे दे रहा हूँ उसके अंदर, और वो हेडिंग्स पे जैसे लिखे गए वैसे ही आपको देना भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप थोड़ा सा वेरीफाई भी करते चलेंगे हम लोग कि जो हम वहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं। तो एक ऑर्डर डेट, हाँ ऑर्डर डेट का ऑर्डर स्पेस डेट है और ओवर डी दोनों कैपिटल है, वो मैंने ले लिया। दूसरा ये ऑर्डर डेट हो गया। अब उसके बाद मुझे सेल्स चाहिए, इसमें सेल्स पर
कस्टमर, जो सेल्स का या एक्चुअल डाटा होगा, तो मुझे यहाँ पे सेल्स पर कस्टमर चाहिए होगा, तो आई विल टेक सेल्स पर कस्टमर, ये सेकंड कॉलम मैंने यहाँ पे ले लिया। तीसरा कॉलम मान लो सपोज मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कॉलम ले लिया, ठीक है। और फिर मान लो चौथा कॉलम मुझे यहाँ पे चाहिए, कंट्री तो एक ही है यहाँ पे हमारे पास में, तो मुझे फिलहाल कंट्री की जरूरत नहीं, बट आप ले रहे होंगे। अब आपके डाटा शीट्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कंट्री भी मिलने वाली है, तो आप कंट्री का यूज कर रहे होंगे। और यहाँ पे स्टेट का यूज कर सकता हूँ मैं, स्टेट। ऐसा कुछ, तो आप यहाँ पे यूज कॉल्स का यूज करते हुए यू कैन पास कॉलम्स, आप यहाँ पे कॉलम्स पास कर सकते हैं, और जो भी कॉलम आप पास करना चाहें। अब जब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, तो नाउ आई एम हैविंग जस्ट दोज कॉलम्स जो मैंने यूज कॉल्स में लिए हैं, सिर्फ सेल्स पर कस्टमर, ऑर्डर डेट और प्रॉफिट और स्टेट, जो भी मेरे पास में कॉलम्स हैं सिर्फ वही वाले कॉलम्स हैं। ये यूज कॉल्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। नॉर्मल अगर मैं डीएफ को प्रिंट कर दूंगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो जितनी रोज है सब प्रिंट हो जाएंगी, जहां से भी आएंगे, जितनी भी आएंगी, 9,000 है तो 9,000, 50,000 है तो 50,000। तो पाइथन के वे में होंगे कि वो सारी रोज प्रिंट नहीं करते हो, बीच में वो कुछ रोज प्रिंट करके डॉट 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 लगा के और फिर वो फाइनली आखिरी की कुछ रोज वो प्रिंट करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो ये हमने सीएसवी को रीड कर लिया, और सीएसवी के थ्रू हमने डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया अल्टीमेटली। तो डाटा फ्रेम हमारे पास यहाँ पे बन चुकी, सभी डाटा के साथ में यहाँ पे आ चुकी। आपको जितने कॉलम चाहिए आप उतने कॉलम आप यहाँ पे आप ले सकते हैं, और यहाँ पे आप नंबर्स वगैरह भी पास कर सकते हैं। आप नंबर वगैरह भी अगर पास करना चाहें तो वो भी आपको अलाउड होगा। तो वो कॉलम के नंबर्स के हिसाब से ले लेगा, 0,1,3,5 मान सपोज हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं इसके अंदर। तो जो भी आपका कॉलम के हिसाब से आ रहा है, डे टू शिप एक्चुअल जो हमारा जीरो वाला कॉलम था, और यहाँ पे आप 0, 1, 2, 3 आप जो भी पास करेंगे, वो जो कॉलम का नंबर आपने पास किया है वो वाले कॉलम्स वो वहाँ पे ले लेगा। तो आप यहाँ पे नंबर्स पास कर सकते हैं। यहाँ पे 0 कॉलम मैंने 5 अगर पास कर दिया, सपोज आई एम पासिंग हियर 0 कॉलम 5, तो नंबर्स में अलग अलग पास कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे कॉलम की हेडिंग के साथ में लूंगा तो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉपर होगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम होंगे कि एक्चुअली जीरो पे कौन सा, या फिर मैं नंबर पता कर गया उन कॉलम में से, तो वो एक अलग चीज़ होगी। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग्स के हिसाब से ले लिया। अब आपका काम शुरू होगा। डाटा फ्रेम तो आपका बन गया, अब आपको यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उसका प्लॉटिंग भी करना होगा। तो आपको डाटा फ्रेम पे पर्टिकुलरली आप क्या किस तरीके से आप काम करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी होगी। जैसे मैंने स्टेट भी ले लिया, फिलहाल और छोटा कर लेता हूँ मैं डाटा को। मैं ऑर्डर डेट, सेल्स और सेल्स पर कस्टमर, प्रॉफिट, हमने 3 डाटा हमने यहाँ पे ले लिया है। आपके 2 कॉलम भी हो सकते हैं, आपको लगता है कि मुझे सिर्फ 2 कॉलम पे बेस पे करना है, 2 लीजिए। जितने कम आपका डाटा होगा उतनी जल्दी आपकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के लिए डाटा जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रीडिंग और सब सारी चीज़ें सारी डाटा पे जो परफॉर्म होती है फिर वो नहीं हो रही होंगी। अब यहाँ आप करना चाह रहे हैं हम लोग की प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ डाटा का ग्रुपिंग करना होगा हमें। और हम लोग चाह रहे हैं अभी डेट वाइज चाह रहे हैं, सपोज करो कि डेट वाइज हम डेट वाइज ईयर वाइज हमें निकालना है। तो अब आप मुझे बताएं ईयर वाइज निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा। तो ईयर वाइज निकालना है मुझे। फिलहाल अगर आप प्रिंट में लेना चाहें आप प्रिंट में लेके देख लीजिए। तो अभी ईयर वाइज हम देखना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ सपोज कस्टमर कितने, नंबर ऑफ प्रॉफिट कितना, ऐसा कुछ हमें यहाँ पे देखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख रहे होंगे यहाँ पे, df डॉट, बोले आप, ये तो हमने किया है ना, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय कैसे करना है आपको, ठीक है, ग्रुप बाय कैसे करना है आपको।
वो आपको बताना होगा। ग्रुपिंग आप जिससे भी करना चाहते हैं, ग्रुपिंग का यहाँ पे आपको अपना तरीका या अपना कॉलम जो भी है आपका बताना होगा। तो डीएफ में से आपका कौन सा कॉलम है जिसके बेसिस पे आप ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं? ऑर्डर डेट। तो ऑर्डर डेट के बेसिस पे करिए, ऑर्डर डेट डॉट dt डॉट ईयर, फाइन, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया df डॉट ग्रुप बाय, और यहाँ हमने dt डॉट ईयर इसके अंदर बता दिया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग चला के देख रहे हैं, अब ये बता रहा है कि जो dt है एक्सेस, ये सिर्फ डेट टाइम के साथ में ही हो सकता है, डेट टाइम लाइक वैल्यूज के साथ में ही हो सकता है। इट मींस कि ऑर्डर डेट को वो डेट नहीं ले रहा है। इट मींस कि ऑर्डर डेट को डेट नहीं ले रहा है। ऑर्डर डेट को फिर अब वो क्या ले रहा होगा? आपने सीएसवी में से रीड किया है, सीएसवी में जब ये रीड कर रहा है तो वो ऑर्डर डेट को है। ये एक प्रॉब्लम आपके सामने पहली प्रॉब्लम खड़ी हो गई है हमारी डेट के लिए। तो हम कई सारे तरीके हैं हमारे पास में कन्वर्जन करने के। तो टू अंडरस्कोर डेट टाइम हमने देखा होगा है? तो हम लोग यहाँ पे पी डी डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम का यूज कर लें और उसको पास कर देते हैं हम लोग डीएफ का। तो बट ऑब्वियस जो मेरी ऑर्डर डेट का कॉलम पास होगा वो डेट टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। और dt डॉट ईयर में अगर कर रहा हूँ तो अगर वो चल रहा है और एक आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी एक पहली जो प्रॉब्लम जो डेट के साथ में आपको आ सकती है, फाइन, क्लियर हुआ। तो मैंने उसको कन्वर्जन यहाँ पे कर दिया है, अलग से मैंने कर दिया pd डॉट टू डेट टाइम के हिसाब से मैंने कन्वर्जन कर दिया। ये आप चाहें तो रीड सीएसवी के डी टाइप के अंदर भी आप कर सकते हैं। फिर अलग अलग कॉलम्स का आपको पास करना हो, कौन से कॉलम के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, या फिर आप dt लेके भी आप डी टाइप पास कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा हमने अलग अलग टाइप का dt लिया था, फिर हमने पास किया था उसमें कि उसका कॉलम का टाइप क्या लेना है। तो कई सारे तरीके हैं और ये एक आसान तरीका है कि कभी भी इन केस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो pd डॉट टू डेट टाइम कर दीजिए, तो वो आपके ऑर्डर डेट को डेट में ले लेगा। तो बाय डिफॉल्ट हमने ये देखा है कि वहां पे काम नहीं कर पाया था, अब वो यहाँ पे काम कर पा रहा है, ठीक है। टू डेट टाइम का यूज कर, लेकिन अभी एग्रीगेट कर लिया आपने, एग्रीगेट के बाद में उस पे एग्रीगेट नहीं, आपने ग्रुप बाय कर लिया तो ग्रुपिंग का एक ग्रुप ऑब्जेक्ट आपके पास में रिजल्ट में आ गया है यहाँ पे, ठीक है। और इस पे आपको कुछ एग्रीगेशन के फंक्शन लगाने, अगर आपको लगाने हैं तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे agg और सिंपली आई एम राइटिंग हियर काउंट। मैं यहाँ पे सिंपल काउंट का यूज कर रहा हूँ, तो मैं काउंट ले रहा हूँ। और काउंट का यूज करते हुए अगर मैं देखता हूँ कि अब रिजल्ट क्या आ रहा है, देन वी कैन सी कि रिजल्टिंग में काउंटिंग ऑफ सेल्स पर कस्टमर, ऑर्डर डेट और प्रॉफिट, ठीक है। ये तीनों की काउंटिंग बता रहा है, बट अब इस काउंटिंग सेम होना ही चाहिए। अगर सब में डाटा है कहीं पे तो काउंटिंग सेम मिलेगी। तो ऑर्डर डेट सभी की होगी, डाटा वैल्यू सबकी होगी, ये काउंटिंग है। दिस इज जस्ट काउंटिंग, जैसे हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं और तीनों की काउंटिंग होगी। प्रॉफिट में नंबर ऑफ आपके, ये ईयर वाइज काउंटिंग है, लेकिन आप देखें दिस इज आवर ईयर वाइज काउंटिंग। आपको ईयर वाइज कुछ काम करना है तो फिर आपके लिए ये डेटा आपका यूजफुल हो सकता है। यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि ईयर वाइज आपके कस्टमर्स किस हिसाब से आपके इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए ये सेल्स पर कस्टमर के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली कस्टमर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं सेल्स पर कस्टमर के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे यहाँ पे। तो ये सेल्स पर कस्टमर के डाटा के हिसाब से काउंटिंग कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे किसी ऑर्डर के अंदर हमने देखा है कि 2 या 3 या 4 आइटम भी होंगे, वो तीनों चारों की काउंटिंग हो रही होगी इसके अंदर। तो वहाँ पे उसके लिए जो हम लोग कर सकते हैं, आप यूनिक वगैरह यूज करते हुए वो आप बिल्कुल कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन डिफॉल्टली अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये सभी की काउंटिंग करता है। और यहाँ मैंने सिर्फ काउंट पास कर दिया तो वो अकाउंट सबके लिए कर पा रहा है। आपको स्पेसिफिक कॉलम के लिए काउंट करना है तो वी नो कि हमारे पास में एक ऑप्शन है, either we can pass like here, एक डिक्शनरी हम लोग पास कर सकते हैं, सेल्स फॉर कस्टमर, और उस पर मुझे लगाना है काउंट। तो मैंने यहाँ पे सेल्स पर कस्टमर पे काउंट लगा दिया। और ये डिक्शनरी अगर मैं पास करूँगी तो डिक्शनरी के अंदर रखना पड़ेगा, तो मैंने डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे रखा। सो हियर वी कैन सी, अब मेरे पास में जो डाटा आ रहा है वो सिर्फ किसका आ रहा है? सेल्स पर कस्टमर का, ठीक है। तो यहाँ मैंने बता दिया कि सेल्स पर कस्टमर का डाटा पे ही वो एग्रीगेशन परफॉर्म करे। डाटा फ्रेम में डाटा था, लेकिन यहाँ पे ग्रुपिंग ऑर्डर डेट के हिसाब से करना है और एग्रीगेशन सिर्फ सेल्स पर कस्टमर वाले कॉलम के यहाँ पे करना है, जो उसमें डिफॉल्टली सारे कॉलम पे करना
और ये पूरा डिपेंड करता है कि आपकी एग्जैक्टली आप कितने कॉलम के हिसाब से आप चाह रहे हैं। है? ये सबके पहले वो फी लेने, ड्रॉप लेने, वो सारे काम एक ग्रुप बाय के पहले हो चुके होना चाहिए, है ना? कि आप क्या चाहते हैं, आप फील एनए करना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर वो एनए वगैरह होगा तो आपको मालूम है कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं, हमने पहले भी देखी हुई है उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें आपने पहले डाटा को एक सही तरीके से आपने देखना करना होगा। उसके बाद में फिर आप ये ग्रुपिंग वगैरह करेंगे तो आपके जो भी सारे रिजल्ट वगैरह जो होंगे वो एक सही तरीके से होंगे। तो यहाँ पे हमने कर लिया सेल्स पर कस्टमर, काउंटिंग मैंने कर दिया। एक तरीका मेरे पास में ये था कि मैं डिक्शनरी पास कर सकता हूँ, और यहाँ पे एक तरीका और भी है मेरे पास। वो तरीका मेरे पास में ये सिंपल, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने पास कर दिया है, और यहाँ से मुझे इसको हटाना होगा। और अब जब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो रिजल्ट आप देख सकते हैं मेरे पास सेम रिजल्ट आया है, सेम डाटा आ गया है, और ये इसकी काउंटिंग होके मेरे पास में आ गई। सेल्स पर कस्टमर है और उसका टाइप आप देख सकते हैं, डाटा टाइपिंग 64 है, ठीक है। और ये काम मेरा यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी हो गया। आप जिस भी तरीके से आप चाहते हैं आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे चाहेंगे तो आप ऐसे काम करा लीजिए, आप वैसे चाहते हैं आप वैसे काम करा लीजिए, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसा काम कर, लेकिन दोनों में कुछ फर्क है क्या? सो वी कैन हैव टाइप ऑफ आवर रिजल्ट हियर, सो वी कैन चेक व्हाट इज द टाइप हियर। टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। अच्छा मैंने गलत जगह लगा दिया उसको, बाहर लगाना है, प्रिंट के बाद लगाना है, कुछ लगाना है टाइप। क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो क्या है, मेरे पास में सीरीज आ गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ जो हमने पहले देखा था, और पहले वाले में अगर हम लोग देखें तो क्या रिजल्ट आया, गॉट इट क्लियर। तो आपने बस ध्यान रखना है कि आपके पास में रिजल्ट जो आ रहा है वो एग्जैक्टली किस तरीके से कौन सा रिजल्ट आ रहा है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप किस तरीके से आप डाटा को प्लॉट करना चाहते हैं तब आपके लिए वो काम का होगा। तो वहाँ पे डाटा मेरे पास सीरीज आ गई क्योंकि मेरे पास एक सिंगल कॉलम भी मैंने वहाँ पे पास किया था, बट द बोथ वे बोथ वे वी कैन डू दैट। हम लोग दोनों तरीकों से यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे पास में आ गया, और ये एक टाइप मैंने यहाँ पे पता कर लिया। इस टाइप को मैं फिलहाल हटा देता हूँ, इसका एक ब्रैकेट में यहाँ पे हटा देता हूँ। अब ये प्रिंट नहीं करना है मुझे, एक्चुअली व्हाट आई नीड, मैं इसको यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, पी डाटा। जो हमें डाटा प्लॉट करने वाले तो प्लॉटिंग डाटा या पी डाटा मैंने इसको नाम दे दिया है। जब यहाँ पे हम लोग प्रिंट पी डाटा कर लेंगे तो वी विल बी हैविंग अनएक्सपेक्टेड। बीच का हटा दिया है, डाटा आ गया है हमारे पास में, और डाटा फ्रेम में आ गया। और इसको अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली आप प्लॉट कर सकते हैं। अब डाटा फ्रेम है हमारे पास में, तो डाटा फ्रेम में अगर प्लॉटिंग करनी है तो यहाँ पे भी आपके पास में तरीका, जैसे हमने अभी सीरीज में देखा था, इन द सेम वे आप यहाँ पे कर सकते हैं pd डॉट प्लॉट। और प्लॉट में यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपका काइंड क्या है, तो माय काइंड इज बार।
कि मुझे बार टाइप का यहाँ पे चाहिए, तो मैंने बार बता दिया इसके अंदर, और सिंपल और कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, plt डॉट में यहाँ पे शो करना चाहता हूँ कि should must show me the value and the result is here। Got it? Clear हो? तो ये आ गया कि 2014 में कितने कस्टमर थे, आप ये मान सकते हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे 15 में कितने हैं, 16 में कितने हैं और 17 में कितने हैं। ये एक हमने एक फाइंडिंग निकाली है इसके अंदर, और वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास में वो सारे ऑप्शन है ही। आप यहाँ पे कलर इक्वल्स टू, आप यहाँ पे कुछ कलर चेंज करना चाहते हैं वो आप कर दीजिए। विड्थ हमें मालूम है कि विड्थ हमें अगर कम करनी है तो आप विड्थ कम कर सकते हैं, एंड सो ऑन। लेजेंड लेना है, क्या लेना है, एक्स टिक्स क्या करना है, वाई टिक्स क्या करना है, रोटेशन कुछ करना है, वो सारी चीज़ें आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है, जो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जब हमने S1 सीरीज में भी देखी थी, वैसे ही सारी चीज़ें आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। बट अब स्टाइल यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि स्टाइल जनरली स्टाइल हम लोग लाइन के लिए यूज़ करेंगे, वहाँ पे हमें लाइन की स्टाइलिंग बतानी होती है। यहाँ पे काइंड इक्वल्स टू, ये मैंने डाटा फ्रेम पे प्लॉट किया, तो मैंने यहाँ पे पी डाटा डॉट प्लॉट का यूज़ कर लिया। काइंड में मैंने बता दिया इसको बार टाइप का होगा, फाइन, ठीक है। हो गया। और ये आप काइंड हटा सकते हैं, हमें पी एल टी डॉट वन काइंड इक्वल्स टू बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप पी एल टी डॉट प्लॉट डॉट बार आप यहाँ पे डायरेक्टली पास कर दीजिए, ठीक है। तो आप डाटा फ्रेम के साथ में दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं यहाँ पे। आप इस तरीके से भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, पी डाटा डॉट प्लॉट डॉट बार, और पी डाटा डॉट प्लॉट डॉट पाई, या फिर काइंड में आप जाके पास कर सकते हैं, दोनों ही तरीके। आप दो काइंड नहीं दे सकते, अगर आपने दो काइंड यहाँ पे दे दिए, सपोज काइंड इक्वल्स टू मैं सेम दे रहा हूँ, उसमें यहाँ पे भी मैं बार ही दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने दो यहाँ पे दे दिए, क्योंकि मैंने बाहर भी बता दिया है, अंदर भी बता दिया है। तो बता रहा है कि प्लॉट एक्सेसर ऑब्जेक्ट गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर कीवर्ड काइंड, है ना। तो काइंड आपके दो नहीं हो सकते हैं, तो आप या तो बाहर देंगे या फिर आप अंदर देंगे, जैसा आप बेहतर समझते हैं आप वैसा दें। बाकी सारे ऑप्शन आपके सेम रहेंगे उसमें, लेकिन चीजें आप यहाँ पे बदल सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने सिंपल काउंटिंग किया, काउंटिंग के हिसाब से मैंने पता कर लिया कि काउंटिंग वाइज मेरा ईयरली क्या उसमें ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मुझे मेरा प्लॉट दिखा दे रहा है यहाँ पे। और आपको लगता है कि आपको आपकी इमेज को सेव भी करना है, तो आप कर सकते हैं, plt.savefig नाम से एक फंक्शन अवेलेबल है, जहाँ पे आप आपके उसका नाम दे सकते हैं आप इसके अंदर। तो ईयर सेल डॉट पी एन जी मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कि YRSL.png। यहाँ पे आप जो भी अपना लोकेशन आप पास करना चाहें, आप लोकेशन आप पास कर सकते हैं, और काम, और ये कहाँ बाय डिफॉल्ट ये सेव होगा, हमारी बाहर वाली, यहाँ पे कोई भी पीएनजी इमेज तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे वाई से नाम से कुछ है ही नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको रन करके, सो इट वर्क, एंड नाउ जस्ट चेक इट कि आई है या नहीं आई है आपके पास में यहाँ पे। वाई आर ठीक है, तो उस पर काम करिए, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन नहीं हुआ होगा, जस्ट पुट दिस लाइन हियर। ये आ गया वाई, आ गया YRSL.png, और ये आपका इमेज आपके पास में आ चुकी है, ठीक है। ये तो आप ये सेव क्लिक का यूज करते हुए आप आपके इमेजेस को जो भी आपकी बन रही हैं, आप उसको सेव करते जाएंगे, और फिर आपको जरूरत होगी इमेजेस की, प्रॉपर नाम दीजिएगा इसमें, जितना भी आप बड़ा नाम छोटा नाम जो आप एनालाइज कर रहे हैं, आप उसके बेसिस पे आप नाम देंगे यहाँ पे। तो आप वैसा कुछ नाम देके आप सेव कर सकते हैं, मुझे हर एक बार सेव करने की जरूरत नहीं है।
ताकि ग्राफ्स आप उसको वापस यूज करना है, हर बार थोड़ी आप बार बार चला के देख के निकालने वाले ग्राफ है। अब अगली बार में आप चाहेंगे कि कौन प्रोसेसिंग करेगा, पिछली बार का जो डाटा है हमारे पास में उसी में हम लोग वही वाले इमेज का हम लोग यूज कर लें, तो ये हम लोग कर सकते हैं। मैं फिलहाल में हटा देता हूँ। चलिए यहाँ अभी हमने काउंटिंग का काम किया, तो काउंटिंग वक्त तो मेरी कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ पे काउंटिंग के अंदर, काउंटिंग ने बराबर काम भी वहाँ पे कर लिया था हमने। ऐसे भी काम कर लिया था काउंटिंग ने, और हमने इसके अदर देन दैट हमने वो दूसरा तरीका देखा था, उसने वहाँ पे भी काम कर लिया था। अच्छा इसमें अब एक काम करें, मैं सेल्स लगाता हूँ और मैं सम लगाता हूँ। मुझे यहाँ पे सम लगाना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं सेल्स पर कस्टमर में एक्चुअली आपके पास में वो वैल्यूज है जो उसके प्रोडक्ट की सेल्स की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे मैंने सम लगा दिया। तो अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका जो भी सेल्स पर कस्टमर होगा उसका टोटल होना चाहिए, बट वो होगा नहीं, है ना, वो हो नहीं पाएगा। ये अगर ही दे रहा है फाइनली क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नो न्यूमेरिक डाटा टू प्लॉट, न्यूमेरिक डाटा ही नहीं है उसके पास में प्लॉट करने के, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी नो कि हमारा जो सेल्स पर कस्टमर कॉलम है इज नॉट अ न्यूमेरिक कॉलम, वो एक न्यूमेरिक कॉलम नहीं है यहाँ पे। तो सेल्स पर कस्टमर आपका कॉलम है जहाँ से भी हमने दिया था, ठीक है। अब वो कॉलम में डॉलर का साइन कहीं लगा हुआ है, और ये आखिरी कॉलम था आपका, ये सेल्स पर कस्टमर, तो यहाँ पे डॉलर का साइन लगा हुआ है, ठीक है। और कहीं कहीं पे आप नीचे देखिए कॉमा भी लगा हुआ है, और कॉमा या डॉलर के साइन जो है वो सम नहीं हो सकते हैं अभी कभी। अभी ये काम आपको पहले हैंडल करना होगा। ये सेम चीज प्रॉब्लम जो आपको आ रही है, प्रॉब्लम आपको प्रॉफिट के लिए भी आएगी, किसी भी ऐसे टाइप के कॉलम के लिए आएगी जिसको वो रीड नहीं कर पा रहा होगा। तो अभी हमें यहाँ पे काम ये करना होगा कि ठीक है, पी डाटा जो आ रहा है इसके पहले ये काम हमें करना होगा कि हमारा ग्रुपिंग और एग्रीगेशन हो उसके पहले हमारा वो कॉलम काय में कन्वर्ट हो चुका होना चाहिए, वो कन्वर्ट हो चुका होना चाहिए आपके नॉर्मल एक न्यूमेरिक कॉलम में या फ्लोट टाइप के कॉलम में। अगर वैल्यूज आपकी फ्लोट टाइप की है तो आप फ्लोट कॉलम ले रहे होंगे आप उसमें। तो अब ये काम हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे डीएफ हमारा कॉलम है सेल्स पर कस्टमर, ये आपका कॉलम है। आप क्या चाहते हैं इस कॉलम को करना, आपको उसमें काम क्या करना है, आपका टारगेट क्या है यहाँ पे करने का। सम तो करना है, सम तो एग्रीगेशन करेगा, और तब करेगा जब आप इस कॉलम को आप एक सही तरीके से फ्लोट या इंटीजर में आप कन्वर्ट कर चुके होंगे, तब ये कॉलम बिल्कुल सही काम करेगा आपके लिए, एग्रीगेशन हो जाएगा। एग्रीगेशन उसके बगैर हो नहीं पाएगा। काउंटिंग में क्या बेनिफिट मिलता है, काउंट सब काउंट हो जाता है, चाहे वो आपके स्ट्रिंग हो चाहे वो कुछ भी हो, सब काउंट हो जाते हैं आपके। लेकिन यहाँ पे हमें जो एक काम करना है, पहला काम ये करना है कि डॉलर का साइन आपको क्या करना है, हटाना। दूसरा काम ये करना है कि जो कॉमा का साइन है वो भी आपको हटाना है। दो काम करने हैं ना आपको, डॉलर का साइन भी हटाना है और कॉमा का साइन भी हटाना है। डॉलर का साइन तो हमें मालूम है कि डॉलर का साइन जनरली हमें स्टार्टिंग में मिलता है उसके अंदर, तो स्टार्टिंग वाली कोई चीज हटाना है तो कैसे हटाएंगे आप स्ट्रिंग में से, तो कैसे हटाएंगे हम, स्ट्रिंग हमने इतना पढ़ा, स्ट्रिंग के फंक्शन हमने देखे, स्ट्रिप फंक्शन देखा, स्ट्रिप STRIP, स्प्लिट नहीं स्ट्रिप, स्प्लिट नहीं स्ट्रिप फंक्शन है ना, स्ट्रिपिंग है। तो ट्रिम फंक्शन जो हमने एसक्यूएल में देखा था, तो एग्जैक्टली उसका वेरिएंट पाइथन में क्या था हमारे पास में, स्ट्रिप था। एल स्ट्रिप भी था, आर स्ट्रिप भी था। एल स्ट्रिप आगे से हटाता है, आर स्ट्रिप से पीछे से हटाता है, स्ट्रिप दोनों तरफ से हटा देता है। गॉट इट, क्लियर है। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें पूरे कॉलम पे अब चूंकि स्ट्रिंग है, एक्चुअली आपका जो डाटा है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। अब वो डायरेक्टली फ्लोट में कन्वर्ट हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं अभी सीधे सोचूंगा कि उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दूं कॉलम को, तो वो भी नहीं होगा। तो मुझे पहले उस कॉलम के लिए क्या करना चाहिए, उसमें से डॉलर और हटाना चाहिए। तो वो काम मैं स्ट्रिप के थ्रू कर सकता हूँ, वो काम मैं रिप्लेस के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो हम लोग दोनों का यूज करके देखते हैं, दोनों अलग अलग रीजन से हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग डॉलर को रिप्ले हटाते हैं स्ट्रिप के थ्रू, और कॉमा को, चूंकि स्ट्रिप वर्क्स ओनली एट द कॉर्नर्स, तो फिर कॉमा तो बीच में होगा, तो कॉमा हटाने के लिए फिर हम लोग क्या यूज करें, कॉमा हटाने के लिए फिर हम लोग यूज करते हैं रिप्लेस, है ना, रिप्लेस का यूज करते हैं। तो
कैसे हम लोग कर रहे होंगे इसके अंदर, तो यही कॉलम है, यही वाला कॉलम है जिसपे आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि df डॉट सेल पर कस्टमर कॉलम क्या हो जाए, तो डॉट str मेथड है यहाँ पे, है ना। हमें मैंने डाटा फ्रेम के लिए आपको बताया था कि डाटा फ्रेम में जो है डॉट str थी, और ये हमारे एनडी एरे में हमारी कैर थी, ठीक है। नॉर्मल वे में नॉर्मल थी, उसमें आपको कुछ डॉट str और डॉट कैर नहीं लगाना पड़ता है। और फंक्शन कौन सा है आपके पास में, स्ट्रिप। और आप क्या स्ट्रिप करना चाहते हैं तो आपको बताना होगा उसको कि आप क्या स्ट्रिपिंग चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि डॉलर को स्ट्रिप कर दूँ, ठीक है। आप यहाँ एल स्ट्रिप का भी यूज कर सकते हैं, आप जो भी आपको लगता है आप ऐसा यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और फिर अगर अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ मैं जो सोच रहा हूँ वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। सो गेट हियर, और बाकी सारी लाइंस को फिलहाल मैं कमेंट लाइन बना देता हूँ। Let's see, let's go for this sales part. Customer here, customer. हो गया एक काम, एक स्टेप बढ़िए। ये डिफॉल्टली कैसा था, अब ये कैसा हो गया है। तो यहाँ पे दो प्रिंट स्टेटमेंट है, एक आपके स्टेप के पहले वाला स्टेटमेंट है जो आपको 5 रो दे रहा है, एक स्टेप के बाद वाला स्टेटमेंट है जो आपको 5 रो दे रहा है। तो आप देखें डॉलर का साइन यहाँ से हमारा जा चुका है, ठीक है। और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेगी डाटा के साथ में, ये ऑलमोस्ट हर एक डाटा सेट में ही करना पड़ता है आपको, डाटा सेट आपके कंट्रोल में नहीं होता। अगर मैं चाहता तो मैं कर सकता, मैं नॉर्मल ऐसा डाटा जितना नंबर नंबर होते हैं हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, हमारा काम हो जाता। बट फिर आप घर पे आप जूझ रहे होते कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है इसके अंदर, और फिर आप परेशान होते। इसलिए मैंने ये वाला डाटा जोड़ा है जिसमें आपको चीजें हटानी भी पड़ेगी, डाटा को एक वैलिड वे में लेके आना पड़ेगा। तो पहला काम हमने कर लिया कि यहाँ से हमने स्ट्रिप का यूज कर लिया है, और फिर चेक कर लिया। अब इसके बाद एक और काम है, लेकिन अभी भी स्टिल हो गया स्टिल। बट अगर मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि ये कुछ करे, अभी भी एरर आएगी मेरे पास में, एरर अभी भी आ रही है कि नो न्यूमरिक डाटा टू प्लॉट। डॉलर का साइन हटने के बावजूद मेरी एरर वही है अभी भी, बिकॉज कॉमा भी वहां पे है और डाटा टाइप अभी भी स्ट्रिंग ही है उसका। डाटा टाइप अभी भी कैसा है उसका, हमारे लिए स्ट्रिंग ही है। सो हियर, और ये सीएसवी के साथ में स्पेशली प्रॉब्लम्स है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कॉमा सेपरेट फाइल एक एज ए टेक्स्ट फाइल टाइप की फाइल हो जाती है। तो एक्सेल के फाइल में ये रहता है जनरली कि एक्सेल की फाइल से जब आप रीड कर रहे होंगे तो वो एक्सेल के डाटा टाइप के हिसाब से आपके डाटा फ्रेम के अंदर डाटा टाइप सेट कर लेता है, ले लेता है। तो वहाँ पे कन्वर्जन की जरूरत ऐसी फ्रीक्वेंट जरूरत नहीं होती है हमें, जितनी हमें सीएसवी के अंदर जरूरत होती है। तो अभी एक काम और समझ में आया है मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे जो अभी रिजल्ट आ गया उसमें से रिप्लेस कर देना चाहिए। तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, या फिर आप इसी स्टेप में करना चाहें। तो इससे मुझे रिजल्ट मिल गया, एक डाटा फ्रेम आ गई है वापस, मैं ये मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे फिर से मैं डॉट str डॉट रिप्लेस का यूज कर लेता हूँ, और इस रिप्लेस में हम लोग बता देते हैं कि इसने रिप्लेस करना है कॉमा को, और किससे रिप्लेस करना है, अरे कॉमा को रिप्लेस करना है और किसी से भी नहीं करना है। तो कॉमा की जगह कुछ रखना नहीं है मुझे वहां पे, तो मैंने सिर्फ दो सिंगल कोट्स पास कर दी जो कि मुझे पास करना होगा रिप्लेस के अंदर, इसलिए मैंने वहां पे दे दिया। सो आई पास हियर। ये पहले ये वाला इतना चलेगा, फिर मैंने नेस्टेड वे में यूज कर लिया, तो फिर से जो रिजल्ट आ रहा है उसमें फिर से मेरा ये वाला काम चल रहा है ताकि मेरे कॉमा वगैरह हट जाए। अभी कॉमा नहीं हटे उसमें से। तो अब अगर मैं दोबारा देखता हूँ ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, पहले वो देख लें। तो देखिए नो लिमिट डाटा टू प्लॉट, दैट इज फाइन, और वो मेरे पास में आ रहा है इसमें। और अभी भी वो न्यूमरिक में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, अभी भी मेरा जो कन्वर्जन है वो न्यूमरिक में वहां से नहीं हो पा रहा है। यहाँ मुझे एक चीज और यूज करनी होगी फिर, कि मुझे उसको कन्वर्ट करना होगा एस टाइप का यूज करते हुए, और एस टाइप में हम लोग पास कर देते हैं। एस टाइप में मैंने पास कर दिया फ्लो। अगर मैं अब देखता हूँ कि क्या कुछ काम हो रहा है, वर्क्स फाइन, गॉट इट, clear. This is the result
यहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ है, ईयर वाइज सेल्स पर कस्टमर का टोटल आ गया है। नाउ वी कैन सी कि जो भी हो रहा है, बाकी सारी चीजें आपको मालूम है, टाइटल वाइटल आपने हमने कल भी किए परसों भी किए, सो वो बाकी चीजों पर मैं भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ उसके अंदर कि एक्स टिक एक्स लेबल वाई लेबल क्या आ रहा है इसके अंदर। अभी मेरा सिर्फ ध्यान उस पर कि मैं आपको वो बता पाऊँ। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो ये मैंने यहाँ पे काम कर लिया और सीधे सीधे मैंने पहले स्ट्रिप करवाया डॉलर को, फिर मैंने रिप्लेस करा लिया है यहाँ पे कॉमा को, क्योंकि मेरे डाटा में सिर्फ कॉमा ही था वहाँ पे। और फिर मैंने यहाँ पे एस टाइप फ्लोट कर दिया ताकि मेरा जो डाटा टाइप है वो फ्लोट हो जाए, उसका वो स्ट्रिंग से फ्लोट पे कन्वर्ट हो जाए। अब वो फ्लोट पे कन्वर्टेबल था। Fine, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपके डाटा के साथ में। आगे पीछे करना है तो बता दीजिएगा, आप जो लिख रहे हैं आप। हाँ, ये यहाँ से शुरू नहीं हो रहा, शुरू यहीं से हो रहा है। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर कॉलम को ही मैं चेंज कर रहा हूँ उसके अंदर, तो यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। वो एंटर प्रेस करने पे इंडेंटेशन समझ रहा है तो एक अलग एरर दे रहा है, कई बार नहीं आती है ऐसे एरर, अभी आ रही है आज। सबको राखी की शुभकामना, 15 अगस्त को राखी की। काफी लोग चले गए बाहर, कुछ लोग आज जाने वाले भी होंगे ना बच्चे हुए। यहाँ बाकी लोकल के, हम भी लोकल के, आप भी लोग आप साथ में। थोड़ा सा इस तरफ करूँ, ये आप टुकड़ों में भी कर सकते हैं ना, आप अलग अलग लाइन बाय लाइन भी आप अलग अलग कर सकते थे उसको, कि पहले पहला ऐसा किया फिर आप दोबारा उस पर अप्लाई करते हुए रिप्लेस अप्लाई कर लें या फिर इस टाइप अप्लाई कर लें, ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये मैंने एक सिंगल लाइन में अप्लाई कर दिया, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हैं। बट ये सब चीज़ें ग्रुप बाय और एग्रीगेशन के पहले करनी होगी, बाद में करने का कोई सेंस नहीं है उसके, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा, उसको यूज ही नहीं कर पाएगा। आपके ग्रुपिंग एग्रीगेशन के पहले होगी तभी वो काम यूज कर पाएगा रिटर्न पर, तो वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर। बाकी तो वैसे ये नीचे तो प्रोग्राम सेम टू सेम वही है, ग्रुप बाय मेरे को करना था। ग्रुप बाय में ये टू डेट टाइम वाला फंडा आपको समझ में आ ही गया इसके अंदर। ये भी आप ऊपर कर सकते हैं, जैसे मैंने सेल्स पर कस्टमर को किया, आप ऑर्डर डेट को आप इसके पहले आप करवा सकते हैं ये, ताकि आप ग्रुप बाय में इतना ना लिखना पड़े आपको। ये भी स्टेप आपकी यहाँ से ब्रेक हो सकती है आप चाहें तो। यहाँ पे मैंने सेल्स पर कस्टमर लिया है, सो इट इज वर्किंग फाइन। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट ले रहा हूँ, सपोज मैं एग्रीगेशन में प्रॉफिट ले रहा हूँ, और प्रॉफिट में भी बट ऑब्वियस जो प्रॉब्लम है वो यही वाली है, ये प्रॉफिट का जो डेटा है हमारा, प्रॉफिट पर कस्टमर प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाला जो हमारा कॉलम है, अगर मैं वो यहाँ पे ले रहा हूँ तो वी कैन सी अगेन नो न्यूमरिक डाटा टू प्लॉट। और प्रॉफिट वाले में एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट वाले कॉलम पे अगर ध्यान दिया था, इसीलिए मैंने कहा है कि पहले डाटा स्टडी करते हुए डाटा भी स्टडी होना चाहिए। आप देखिए प्रॉफिट कॉलम जो है यहाँ पे, इसमें देखिए डॉलर तो लगा ही है और कॉमा भी कहीं लगे होंगे इसमें, ठीक है। हो सकता है नीचे के भी बड़ा कुछ होगा, लेकिन आप देखिए कहीं बीच में ये ब्रैकेट भी लगा हुआ है ना। तो आपको ये प्रॉफिट वाले कॉलम पे अगर कुछ प्रोसेस करना है तो डॉलर भी हटना चाहिए, अगर कॉमा है तो कॉमा भी हटना चाहिए, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट भी हटना चाहिए। ब्रैकेट भी आपके सम नहीं हो सकते ना, सम के केस में ब्रैकेट भी नहीं आ सकता, तो वो स्ट्रिंग ही रह जाएगा, वो फ्लोट में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक बड़ा ध्यान रखना होगा आपको इन केस ऑफ प्रॉफिट या एनी कॉलम्स जो आपके प्रॉफिट के जैसा अगर है तो। यहाँ मैं एक काम करता हूँ इसको string
ये कॉलम का नाम हम लोग बदल देते हैं, सेल्स पर कस्टमर की जगह यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग प्रॉफिट को यूज कर रहे होंगे और स्विंग करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है, एस टाइप फ्लोट करना है, मैंने बता दिया। और नीचे का फिलहाल मैं कमेंट लाइन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ हमें कुछ एरर आ रही है, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, यानी स्टिल वो उसको स्ट्रिंग ही लेगा, स्टिल उसको क्या लेके चल रहा है रिव्यूज को, अभी भी उसको लेके चल रहा है, वो स्ट्रिंग ही लेके चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पे काम नहीं कर पाया इसमें, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे कुछ काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली हमें वो भी हटाना, डॉलर भी हटाना है आपको यहाँ से, और आपको ब्रैकेट्स भी हटाने हैं। और इस बार लेकिन डॉलर जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, वो स्ट्रिप से नहीं हो पाएगा। वो काम आपका स्ट्रिप से कर पाना आपके लिए वैसे संभव, क्योंकि स्ट्रिप पहले चलेगा तो वो कॉमा के आपके ब्रैकेट के अंदर वाले डॉलर को तो स्ट्रिप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ तो उसको ब्रैकेट मिलने वाला है। तो अब ये काम आप स्टेप बाय स्टेप स्ट्रिप से करें तो फिर अलग बात है कि आप पहले स्ट्रिप से ब्रैकेट हटाएं, आप बाहर स्ट्रिप, अगर वैसा करने जाएंगे तो फिर डॉलर के लिए कुछ और करना पड़ेगा, बाकी सब में डॉलर शुरुआत में है ना। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, डॉलर के लिए आप यहाँ पे हम लोग पास करते हैं। अब मल्टीपल अगर आप हटाना चाहें सो वी कैन पास हियर, मैं यहाँ पे डॉलर दे देता हूँ, और डॉलर के साथ में मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट्स भी हटाने हैं, तो मैंने ब्रैकेट्स भी दे दी है, ठीक है। आपको रेगुलर एक्सप्रेशन अगर याद आ रहा है तो ये कुछ वही है, फाइन। लेकिन अगर मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ तो ये चल रहा है हमारे लिए, प्रॉफिट में आ भी रहा है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। बट एट सम टाइम कहीं हो सकता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम आए, तो उसका एक सोल्यूशन है, ब्रेजेक इक्वल्स टू ट्रू कर दीजिएगा। इन केस अगर वो रेगुलर एक्सप्रेशन वाली कोई आपको एरर थ्रो करता है तो इट इज बेटर कि आप रेजेक्स इक्वल्स टू आप ट्रू कर दीजिए यहाँ पे, ताकि वो डिफॉल्टली वो यूज कर रहा था, बट इन केस कभी हो सकता है कुछ पुराने वर्जन में नहीं करता है वो रेजेक्स इक्वल्स टू रेजेक्स वाला काम, ठीक है। 3.3 3.4 में भी नहीं करता है वो, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई वर्जन होगा तो फिर हो सकता है आपका रेजेक्स इक्वल्स टू नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा। अभी मैंने दिया है तो 3.7 में तो कर ले रहा है, 3.3 है उसमें नहीं कर रहा होगा। तो हियर मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिया है, और अब मुझे लगता है कि रिप्लेस अगर मैं करूँगा तो इसमें से मैं अगर ये वाला पोर्शन फिलहाल हटा लेता हूँ और मैं डायरेक्टली डॉट एस टी आर डॉट रिप्लेस अगर कर रहा हूँ, अब मैं जब एस टाइप दे रहा हूँ तो स्टिल इट इज वर्किंग, क्योंकि मेरा रिप्लेस वो काम कर ही रहा है, डॉलर को रिप्लेस कर ही रहा है, वो डॉलर को भी रिप्लेस कर रहा है, ब्रैकेट्स को भी रिप्लेस कर रहा है। तो वी ऑलरेडी सीन रेगुलर एक्सप्रेशन, दो दिन हमने ऑलमोस्ट उसको पढ़ा हुआ है, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन के लॉजिक आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपको सिर्फ लिखना नहीं है, रेजेक्स इक्वल्स टू ट्रू आप कर दीजिएगा, तो किसी भी टाइप के वर्जन में आपके लिए काम कर रहा होगा। और अगर ऐसा हो सकता है आपका, अगर हो चुका है तो अब आपके लिए, चूंकि वो डाटा प्रॉफिट का कॉलम आपका कन्वर्ट हो चुका है फाइल में फ्लोट में, तो अब आपका एग्रीगेशन भी परफॉर्म हो जाना चाहिए और आपका प्लॉटिंग भी परफॉर्म हो जाना चाहिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीगेशन भी परफॉर्म हो गया और प्लॉटिंग भी परफॉर्म हो गया, दोनों चीजें आपकी परफॉर्म हो गई। फंडा आ गया समझ में आपको कि मल्टीपल अगर आपको रिप्लेस करना है तो वी कैन पास इन लिस्ट टाइप, या लिस्ट नहीं, एक्चुअली इसको हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में भी ग्रुपिंग कहा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर आप मल्टीपल चीज देना चाह रहे हैं, आपका पैटर्न, एक्चुअली पैटर्न जो आप देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे पैटर्न ही पास किया है कि वो क्या पैटर्न है जिसको उसने रिमूव करना है, तो वो पैटर्न पास करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, नॉर्मली डाटा एनालिसिस का जो मेन डेटा होगा वो न्यूमरिक नंबर टाइप के डाटा होगा ना, फ्लोट इंटीजर ही होगा, है ना, ज्यादातर आप 90% टाइम में आप ध्यान रखिएगा, मोर देन 90% टाइम में आप जो यूज कर रहे होंगे आप वो फ्लोट या नंबर या इंटीजर, नंबर टाइप का डाटा आप यूज करोगे। आप स्ट्रिंग पे तो आप सम और मीन और वो तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। आप करना भी क्या चाहते हो, आप ये देखना चाह रहे हो कि आप सेल्स ग्रोथ हुई कि नहीं हुई है, प्रोडक्ट ग्रोथ हुई कि नहीं है, प्रोडक्ट कितने सेल हो रहे हैं, कस्टमर कितने बढ़ रहे हैं,
ये सब क्या है, नंबर होता है, नंबर है या सम है या मीन होगा या कुछ होगा, व्हाटएवर। तो जो भी हमारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, जो सारे फंक्शन हमने देखे हैं वो वाली चीजें होंगी उसके अंदर। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई है आपको कि मैंने, और यहाँ दोनों कॉलम के लिए भी आप कर सकते थे, एक समय मान लो दोनों कॉलम एक साथ यूज करना है तो आप दोनों कॉलम के लिए भी पास कर, मैंने नहीं किया, मैंने वहाँ पे भी कॉलम हमने प्लॉटिंग में एक ही यूज किया। हाँ, यहाँ पे मैं प्लॉटिंग में कॉलम हम लोग एक यूज कर रहे हैं, बट आप यहाँ पे कन्वर्जन जहाँ जहाँ जिस जिस कॉलम में आपको लगता है आप वहाँ पे पहले करा लीजिए, है ना? और इसलिए बेहतर है कि आपने मिनिमम कॉलम लिए हैं, इसलिए आसान भी है आपके लिए काम करना, आप वैसा भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर एक से ज्यादा कॉलम आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट का सम ले लिया है हमने, कॉमा लगा के मैं यहाँ पे सेल्स पर कस्टमर का भी ले लेता हूँ, और सेल्स पर कस्टमर, और मेरे यहाँ पे दो, और मेरे पास में, और ले लिया, आप देखिए दोनों का कलर सेम आ रहा है वहाँ पे, सेल्स पर कस्टमर भी आ गया और प्रॉफिट भी आ गया। तो एक साथ दो चीज़ें मुझे प्लॉट करना थी, तो एक तरीका मेरे पास में ये था कि यहाँ जो एग्रीगेशन में डिक्शनरी पास की है, वो मैंने उसमें दोनों चीज़ें यहाँ पे ले ली हैं, जिन दो कॉलम को इन्हें आपको ये ईयर वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो दी, आप दो की जगह तीन चार, या आप एक कॉलम पे अलग अलग चीजें आप पास करना चाहते हैं, पैसा भी कर सकते हैं। आप एक कॉलम पे अलग अलग चीजें पास करना चाहें तो आप भी सेल्स पर कस्टमर का सम आ जाए, सेल्स पर कस्टमर का अकाउंट आ जाए, बट इट माइट पॉसिबल कि वो डाटा पे डिपेंड करेगा फिर उसके अंदर की सेल्स पर कस्टमर का डाटा इतना बड़ा है कि आपकी काउंटिंग का डाटा आपको ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही दिख रहा होगा, उसके अंदर बहुत छोटा सा कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि सेल्स पर कस्टमर का जब सम कर रहे हैं तो आप देखें वो 70 लाख तक जा रहा है, और आपका टोटल जो है वो कुछ 1900 2000 तक ही है, तो 1900 2000 तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ना वहाँ पे जो आपके रिजल्ट में, तो वो आपको बस ध्यान रखना होगा कि आप जिस तरह से भी आप ले तो वहाँ पे सब प्लॉट ले लेंगे, वहाँ पे वो सब प्लॉट बेहतर होगा कि आपको सेल्स का डाटा एक में आए और काउंटिंग का डाटा एक में आए, क्योंकि वैसे फिर वो डाटा आपको उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, दो अलग अलग कलर देने हैं, तो आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में पास करो, एक मैं ब्लू पास कर देता हूँ, तो एक मैंने ग्रीन ले लिया, एक ब्लू ले लिया है। कलर में मैंने, क्योंकि दो हैं मेरे तो मैंने वैसे पास कर दूँ, एक्स और वाई पास करना है वो भी आप अपने हिसाब से, आप एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू डी एफ का या डी एफ का वो पास कर सकते हैं ना, उसमें जैसे हमने पहले पास किया था एक्स वाई, बिल्कुल वो अभी भी यहाँ पे चलने वाला है, वो ऐसा नहीं काइंड इक्वल्स टू दिया, सबसे पहले एक्स और वाई पास कर दीजिए, एक्स इक्वल्स टू दिस एंड वाई इक्वल्स टू दैट, तो वो वैसा भी आपके लिए काम करेगा। बट ये भी हमने देखा है कि हम लोग एक साथ अगर मल्टीपल पे कर रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, सब प्लॉटिंग करना है, सब प्लॉटिंग आप अलग अलग वे में हम लोग कर ही सकते हैं, हमें सब प्लॉट देख ही चुके हैं, और यहाँ पे दो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। और यहाँ जो मैं वो बता रहा था आपको कि डाटा पे बहुत डिपेंडेंसी है, क्योंकि हमारा जो सेल्स का डेटा आ रहा है वो तकरीबन यहाँ पे 7 लाख के आसपास का डेटा है ना, जो टोटल दिख रहा है $7 लाख है बेसिकली, है तो यहाँ पे वाई लेवल में आपका डॉलर में आना चाहिए सेल्स वगैरह, और अगर यहाँ पे मैं काउंट को ले लेता हूँ उसी पे, तो फिर वो तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो दोनों में मैंने सम दे दिया है, ठीक है, तो बट अब उसका कोई फंडा नहीं है कि फायदा नहीं है वहाँ पे, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ काउंट, तो वो काउंट इतना यहाँ पे निग्लिजिबल रहेगा कि हमें वहाँ पे डिस्प्ले, क्योंकि 0 से 2000 तो वो इतना छोटा होगा जो इसके अंदर आपका, अब यहाँ पे आपको अलाइन और वो सब चीजें जो हमने देखी थी वो चीजें और सेट करना, तो लेकिन आप ले सकते हैं, आप एक कॉलम पे एक से ज्यादा अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने तो still आप कर सकते हैं, जैसे हमने प्रॉफिट लिया था वहां पे एक कॉलम भी आपका हो सकता है, यहाँ पे प्रॉफिट सम दे रहे हैं तब भी हमारा काम कर रहा है।
प्रॉफिट का डाटा है इतना बड़ा कि आपको दिख भी पाए उसके अंदर, पर कस्टमर पर सेल्स में दोनों चीजें आ रही थी, तो वहाँ पे कुछ कलर वेरिएशन और वो चीजें हमें एकदम इतना नेग्लिजिबल है कि दिखाई नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ चीजें आपको सेट करनी होगी, जैसे अलाइनमेंट वगैरह हमने सेट किया था। अब वैसी सारी वो ऑप्शन है सारे आपके पास के अंदर। तो यहाँ पे ये मैंने अलग अलग कॉलम पे हमने परफॉर्म किए करके देख लिए। और एक ही फंक्शन दो कॉलम पे परफॉर्म करना है आपको, तो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सम किया, एक इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। और दूसरा तरीका जिसके पहले मैंने बताया था आपको, आप एक काम कर सकते हैं, एग्रीगेशन आपको परफॉर्म करना है और यहाँ पे परफॉर्म करना है। अब मुझे इस डाटा को यहाँ पे भी आप दो कॉलम ले सकते हैं डबल ब्रैकेट्स में, और सिर्फ कॉलम लेना है, यहाँ पे फंक्शन नहीं लेना है आपको, कुछ ऐसा। यहाँ पे आप आपका फंक्शन पास कर, जो भी फंक्शन है आपको, आप सम कर रहा हूँ तो सम फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से अपना प्रॉफिट नन ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स की कुछ एरर है। ऑर्डर डेट मैंने ले लिया है, सेल्स पर कस्टमर प्रॉफिट, अच्छा थोड़ा सा गलत जगह कर दिया, बीटी डॉट ईयर इस तरफ आ गया, काम करता है उसके बाद लेना था मुझे वो कंट्रोल एक्स, यहाँ लिखना था और गलत जगह हमने लिख दिया ना, है ना। ठीक है, तो वही सेम काम हमने कर लिया, बट थोड़ा तरीका डिफरेंट हो गया है। आप इस तरफ लिख के भी आप कर सकते हैं, आप वहाँ पे डिक्शनरी पास करके भी आप कर सकते हैं। तो ये लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, एक से ज्यादा कॉलम आप दे रहे हैं तो फिर आपको लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करनी होगी, बाकी वो अंदर वाली लिस्ट इटीरिएबल लिस्ट हो जाएगी उसमें, तो आप इस तरीके से आपने पास। आया फोन। अब अलग अलग कॉलम पे आप काम कर पाएंगे आपके डाटा सेट्स के अंदर, जो भी डाटा सेट्स हैं हमारे, और जिस भी तरीके से आपको चाहिए आप एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कॉलम को आप कैसे चेंज कर रहे होंगे वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रुप बाय में अगर आपको चाहिए कि एक से ज्यादा कॉलम पे ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के आप जैसे ईयर वाइज मंथ वाइज करनी है, आप बिल्कुल वैसा आप दे सकते हैं। ईयर वाइज मंथ वाइज करने के लिए आप वहाँ पे पास कर सकते हैं। आप किसी और कॉलम से अगर आप पास करना चाहें, जैसे हमने यहाँ पे कॉलम लिया था, क्या नाम था उस कॉलम का, स्टेट, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टेट ले लिया है कॉलम। आप स्टेट कॉलम के बेसिस पे आप करना चाहें तो ग्रुपिंग तो किसी भी कॉलम से पॉसिबल है। तो स्टेट कॉलम के लिए पीडी वगैरह की जरूरत नहीं होगी मुझे फिलहाल, तो मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ उसको, और मैं यहाँ पे सिंपली स्टेट पास कर देता हूँ। ठीक है, और स्टेट में मैंने यहाँ पे कुछ पास कर दिया है। सो वी विल फाइंडिंग, आप देखें नीचे सारी स्टेट्स आ गई हैं, है ना। ठीक है, तो स्टेट वाइज डाटा आ गया, और ज़्यादा जो दोनों का डाटा, क्योंकि प्रॉफिट का भी डाटा है और सेल्स पर कस्टमर का भी डाटा है हमारे पास में, तो ये दोनों डाटा आ रहा है आपके पास में, एक ग्रीन कलर में एक ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, क्लियर है, उसमें समझ में आ रहा है। तो ये आपने स्टेट लिया, स्टेट वाइज हो गया है, डाटा ज़्यादा आया था तो 51 डाटा है, स्क्वीज टेक्स्ट आ गए हैं हमारे उसमें। पाइथन की शेल पे अगर आप यहाँ देखेंगे, ये स्क्वीज लाइन आ गई, डबल क्लिक करेंगे तो सारा प्रिंट हो जाएगा। और ये हमने यहाँ पे डीएफ में पहले ग्रुप कर लिया, एग्रीगेशन कर लिया, पी डाटा में आ गया। और इसमें सपोज मैं यहाँ से प्रॉफिट को हटा देता हूँ, प्रॉफिट नहीं चाहिए, अगर आपको सिंपल सिर्फ सेल्स पर कस्टमर का ही सम चाहिए, और ये स्टेट वाइज आ रहा है और सारे सालों के लिए आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने ईयर वाइज नहीं किया हुआ इसमें, तो आप ईयर वाइज कॉमा स्टेट कर सकते थे, तो ईयर वाइज स्टेट वाइज आ जाएगा, तो भी आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखें आपके अलग अलग आ रहे हैं, ए सी बी, और इस तरीके से आपका। अब यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है, आपको सॉर्टिंग का ध्यान है, हमने सॉर्टिंग करी थी। अब आप सॉर्टिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप किस तरीके से आप चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट इसने अपनी तरफ से इंडेक्स सॉर्टिंग के हिसाब से दे दिया है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स का यूज कर रहा है ना,
यहाँ पे, तो इसमें इंडेक्स के हिसाब से इसने आपको सॉर्टिंग कर दी है। बट अगर आपको लगता है नहीं सॉर्टिंग आपकी किसी और तरीके से हो, इंडेक्स आपका कुछ और हो, तो वो चीज़ें हमने पहले भी कवर करी। तो आप df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज या df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, आप वैसा आप यहाँ पे सेट कर देंगे। आप इंडेक्स सेट करना चाहते हैं, आप इंडेक्स अलग सेट कर सकते हैं। तो जैसे आपके बाय डिफॉल्ट ग्रुप बाय किया है आपने, तो जो आपका ग्रुप बाय में आपने जो कॉलम या कॉलम्स लिए, तो अगर कॉलम्स लिए होंगे तो वो आपका एक कंपोजिट इंडेक्स कहलाएगा, और आपने सिंगल कॉलम लिया है तो सिंगल कॉलम इंडेक्स होगा। तो आप यहाँ पे एक से ज्यादा कॉलम भी आप यहाँ पे कर, फाइन, क्लियर। ये मैंने स्टेट वाइज कर दिया, तो स्टेट वाइज आ गया, ऐसा ना हो, क्योंकि हमने एक भी एग्जांपल में अभी ये देखा नहीं था कि कहीं पे स्ट्रिंग आ रही हो नीचे, है। तो यहाँ मैंने स्ट्रिंग पास कर दी, स्टेट को इसलिए ले लिया कि स्टेट वाइज हो जाए। ये फंडा आपका अपना फंडा, पीछे आप क्या करना चाहते हैं वो आपका है कि आप एग्रीगेशन आप डिक्शनरी को पास करते हुए करना चाह रहे हैं, या आप इस तरीके से पास करना चाह रहे हैं, या मल्टीपल कॉलम्स आप देना चाह रहे हैं, या आपके ऊपर, गॉट इट, क्लियर हो। अब कर लेंगे आप काम अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, इसको कर सकता हूँ मैं बंद यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज आप देख ले, मैंने एक फोल्डर रखा है पाइथन 1130 के अंदर, proj1 के नाम से फोल्डर है। इस proj1 में CSV और एक्सेस दोनों ही मैंने रखी हुई, और कुछ टास्क मैंने खुद ही परफॉर्म कर दिया। तो टास्क जैसे आप टास्क 1.0 का अगर मैं खोल रहा हूँ, तो मैंने ऊपर लिखा भी है, सब चीज लिखी है उसमें। और यहाँ पे मैंने थोड़ी डिटेलिंग है, कॉलम इन एक्सेल क्या है, ताकि आपको कॉलम के नाम उस एक्सेल की शीट में क्या है मैंने अपने प्रोग्राम में डाल दिए, मुझे वहाँ बार बार ना देखना पड़े। तो मैंने मेरा आदत में तो मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया। और ये जो लाइन ऊपर की लिखी हुई है, वैसे भी कमेंट लाइन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल कोट्स के अंदर मैंने लिखी हुई है, तो कमेंट लाइन है। तो मैंने बता दिया कि ईयर वाइज सेल्स ग्रोथ ग्रोथ कंपैरिजन, और बार चार्ट है फॉर 4 इयर्स, तो डिटेलिंग के साथ में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कॉलम्स इन एक्सेल मैंने इसलिए लिख लिए थे कि बार बार वो थोड़ा बहुत भी कुछ गड़बड़ गड़बड़ होगा मेरा उसके अंदर, क्या एस कैपिटल हो गया, वो कैपिटल, नाम ध्यान नहीं है, तो मैंने वहां से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। और फिर यहाँ पे इसमें मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, वो सब मैंने यहाँ पे जैसे आपको जो बता रहा था एग्जैक्टली वैसे ही आप देखें, यहाँ पे पी डाटा वगैरह आ रहा है, और ये प्रिंट वगैरह जो स्टेटमेंट आपको हैश के साथ में दिखे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को। और ठीक है, और यहाँ पे प्लॉटिंग हो रहा है, कुछ एक्स लेवल वाई लेवल वगैरह सब मैंने चीज़ें सेट करी भी हैं कहीं में। तो ये तकरीबन मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टास्क की तो मेरे यहाँ पे करी हुई है। ठीक है, तो ये ईयर वाइज मंथ वाइज है, जो मैं आपको दो का बोल रहा हूँ, ये ईयर वाइज मंथ वाइज किया हुआ है मैंने ग्रुपिंग में। तो ईयर वाइज मंथ वाइज ग्रुपिंग के लिए मुझे ग्रुप बाय में दो ऑप्शन देना पड़े, तो ईयर वाइज मंथ वाइज का ऑप्शन दे दिया है मैंने इसमें, फाइन। तो आप सिंपली, आप चाहे तो फोल्डर यहाँ पे रखा है, या इसको मैंने डेस्कटॉप पे भी कॉपी किया हुआ प्रोज1 का फाइल है, और आप इसको ओपन करके, मैं ओपन करता हूँ, कहाँ है हमारा, एक फाइल हम लोग ओपन करके चला के देखते हैं ताकि आप भी समझ जाएं। प्रोज1 है, और इसमें सपोज मैं टास्क 3.0 को उठा रहा हूँ, और इसको मैं रन कर रहा हूँ। PIP, अच्छा, एक चीज उसमें मैं एक्सेल की रीड कर रहा हूँ, यू कांट रीड एक्सेल विदाउट इंस्टॉलिंग एक्सेल आरडी। एरर आ गई मेरे पास में, क्योंकि मैंने मेरे सिस्टम में था तो एरर नहीं है। तो यहाँ पे लिख रहा है और एक्सेल सपोर्ट यूज PIP conda टू इंस्टॉल एक्सेल आरडी। तो अगर आप एक्सेल की फाइल को यूज करना चाहते हैं, जो कि मेरे उसमें आप देखिए मैं रीड एक्सेल का यूज कर रहा हूँ, बाकी मैंने सेम लिया है, फाइल मैंने पास कर दी है, रीड एक्सेल का यूज किया है। सो फॉर एक्सेल व्हाट यू हैव टू डू, तो जस्ट नोट इट डाउन, आपको कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करना है, और PIP इंस्टॉल, और इंस्टॉल करना है अपने एक्सेल आरडी मॉड्यूल।
एक्सेल के लिए ये मॉड्यूल मस्ट होगा, आप इसको नहीं करेंगे तो आपके एक्सेल की रीडिंग नहीं हो पाएगी। तो PIP जैसे हमें पाई माई स्क्वेयर करना पड़ा या ओरेकल के लिए CX अंडरस्कोर ओरेकल करना पड़ा, इन द सेम वे मुझे एक्सेल RD करना होगा एक्सेल के लिए। अब मैंने कर लिया है, अगेन आई एम हियर। आ गया, ठीक है। और आपके अगर एक से ज्यादा ग्रुपिंग होगी तो आपका ग्रुप कुछ ऐसा आएगा। देखिए आप ईयर वाइज मंथ वाइज से ग्रुप जो आ रहा है ऐसे टपल टाइप का आ रहा है। 2014 का पहला महीना, 2014 का दूसरा महीना, 2014 का तीसरा महीना, तो आपकी ग्रुपिंग जैसी होगी, ये एग्जैक्टली कुछ वैसा ही आपको रिटर्न कर रहा होगा। क्लियर है? तो आप लोग एक काम अब कर सकते हैं, आप ये फाइल को आप मेल कर सकते हैं आपस में।